बाढ़ क्यों नहीं हटे, पानी घर घर में साफ मिला कि नहीं मिला, बिजली का रेट, हमको डर लग रहा है कि कहीं यहाँ अडानी साहब आ जाएंगे, बिजली का काम लेकर के अपना बिल बनाना शुरू कर देंगे, तो इसमें इस तरह की चीजें भी होंगी। लेकिन वही है कि मीडिया जब तक सवाल नहीं करेगा, और बीजेपी को लगता है कि हम तो प्रसन्न, हम चाहे झूठ बोले तो ही मान लेते हैं सच। लोग, हमारे पास तो भक्तों की बहुत बड़ी फौज है और मीडिया उसमें हमारा माध्यम बन जाता है। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग तो सवाल करते रहेंगे, हम पूछेंगे कि भाई आपने जो जो बातें कही हैं, सड़कें एकदम सुंदर हो जाएंगी, विश्व का नंबर 1 शहर पेरिस लंदन के से भी आगे निकल जाएगा, प्रियंका गांधी के गाल की तरह से सड़कें बन जाएंगी, जैसा ये बिधोड़ी बोल रहा था बदतमीज। तो इस तरह की बातें अगर करने वाले लोगों को, तो आपको बताना होगा कि आपने क्या किया, आपने क्या परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं तो दिखाना ही पड़ेगा ना। और बिहार के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि देखिए वहां तो बीजेपी का गठबंधन मजबूत है ही है, नीतीश कुमार ढुलमुल यकीन लोग हैं, लेकिन वो हैं तो उधर ही रहेंगे, अभी तो उनका कोई ये नहीं है। अगर कांग्रेस और आरजेडी, अभी भी 5-6 महीने का समय है इनके पास, अगर जमीन पे जाकर के जुड़ते हैं, सीपीआईएमएल है, सीपीआई कम्युनिस्ट दल है, और अगर कांग्रेस का अहंकार उसी तरह का रहा, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में भी कहते हैं भाई ठीक है आप अलग से अपनी पार्टी लड़ लीजिए चुनाव और हम अलग से लड़ लेंगे। मुझे लग रहा है ऐसा कि ऐसा ना होने पाए, इस देश में फिर से एक बात थर्ड फ्रंट खड़ा हो जाए और कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग अपना राग अलापते रहे। तो जहां जहां सरकार में हो तो ठीक है सरकार चलाएंगे, लेकिन ये बात देखिए कांग्रेस की लीडरशिप को है कि आपको इंडिया अलायंस को लीड करना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप हाँकने की बात सोचेंगे कि हम हाँक देंगे, हम जो तय कर लिए उसको लोग फॉलो माई लीडर, ये नहीं चलने वाला है, ये आज आपकी हैसियत नहीं है। ठीक है लोकसभा के चुनाव में आपकी सीटें बढ़ गई, अच्छा हो गया, लेकिन उसको आगे बढ़ करके आपको और लीड करना चाहिए था, तो लेकिन आप उसमें फेल कर गए, नहीं कर पा रहे हैं आप। तो इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पे है, इंडिया अलायंस की एक बार फिर से मीटिंग करे और सब आपस में खुले मन से कि किसने क्या गलतियां की, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे गोवा में हो, सब पे चर्चा हो। भाई एक बार बात तो करेंगे ना। और दूसरा है कि कांग्रेस को, मैं राहुल गांधी को खास तौर से कहना चाहूंगा कि अपनी पार्टी में जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं, जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे कहो हाथ जोड़ के कि सर आप लोग गाइड करिए, मार्गदर्शक बन जाइए, पार्टी को गाइड कीजिए, दिशा निर्देश दीजिए, अब थोड़ा आराम कीजिए आप, अब नए लोगों को, नए चेहरों को आगे आने दीजिए। नए चेहरे फेल भी करेंगे तो एक बार फेल करेंगे, लेकिन आप देखिए ना भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसा मैंने सुना कि जो उनके जिला अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि साहब 60 साल से ऊपर का कोई नहीं होगा, और कांग्रेस उसी में झूल रही है, वही कमलनाथ, वही दिग्विजय सिंह, वही सारे के सारे लोग पुराने लोग बड़े हैं। तो इससे आपको कहीं ना कहीं, अच्छा दूसरा यह है कि जो बातें राहुल गांधी बोलते हैं उस पर इंश्योर करना होगा कि उनकी पार्टी के संगठन में, उनकी सरकारों में जहां जहां है उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको उनको देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप खाली मोहब्बत की दुकान लेके घूमते रहेंगे, कोई नए नैरेटिव्स लेकर के आने पड़ेंगे, क्योंकि वो सब पुराना हो रहा है और उसका कहीं असर तो उस ढंग से देख नहीं रहा है आपकी पार्टी में, आपकी सरकारों में। अगर उस ढंग से देखे, अलग दिखाई दे, तब तो बात समझ में आती है। अगर रेवंत रेड्डी भी अडानी से ही सारे काम कराएंगे, भूपेश बघेल वही करते थे, अशोक गहलोत वही करते थे, तो फिर फर्क कहां से लगेगा? फर्क तो आपको दिखाना होगा कि हम बीजेपी से इस मामले में फर्क है, अलग है जी। इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है जी। बिल्कुल, ये उनको दिखाना होगा। और इस बीच मैन ऑफ द मूवमेंट हम कह सकते हैं प्रवेश वर्मा को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं अपनी जीत के बाद, एक बात सुनते हैं। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है।
तो इसका श्रेय, जीत का श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी में इसके अलावा और कुछ होता भी नहीं है और उनको देना ही पड़ेगा और गुड बुक्स में रहना पड़ेगा। और अभी तो तय भी नहीं हुआ है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को हराया है प्रवेश वर्मा ने, तो जाहिर सी बात है उनके पिता मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, तो उनका नाम पहले नंबर पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए और बीजेपी में क्या होता है, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि हमने देखा है कि चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, अब वहां पर्ची से नाम जो है वो डिसाइड होते हैं। रबर का गुड्डा उनको चाहिए होता है, जो जिस तरह से चाहे वो डुगडुगी हिलाएं और वो बस हिलता हुआ नजर आए। वैसे ही लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पसंद हैं, तो क्या उस फहरिस्त में इनका नाम आता है या फिर सुषमा स्वराज की बेटी जो है बांसुरी, वो इसमें किसी तरह से बाजी मारती हैं कि एक महिला को हमने बना दिया। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन सा वो नाम है जिस पर मोहर लगती है। और हमेशा की तरह जब जीत होगी तो उसके बाद नरेंद्र मोदी अवतरित होंगे, 7 बजे वो दफ्तर जाएंगे और वहां पर फिर से वही मोदी मोदी के नारे हमें लगते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है 26 साल के बाद दिल्ली में वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और अगर हम ये देखें तो जब भी जीत होती है, चाहे मेहनत किसी की भी रही हो, लेकिन चुनाव दिल्ली का नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, क्योंकि यहां पर कोई और बड़ा चेहरा उनके पास उस तरह से नहीं था। क्या उसी का फायदा उनको हुआ, ये एक बड़ी बात है। और अगर नहीं भी उनके चेहरे पर लड़ा जाता है, तब भी श्रेय तो नरेंद्र मोदी को ही दिया जाता है। और अगर हार जाते हैं तो फौरन उनकी तस्वीर हटाकर जेपी नड्डा की तस्वीर लगा दी जाती है। और अब तो खैर 26 साल का सूखा एक तरह से खत्म हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर इसका क्रेडिट दिया जा रहा है, चाहे वो अमित शाह हो या फिर प्रवेश वर्मा हो, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आत्मचिंतन की घड़ी जरूर है कि उनके तमाम बड़े चेहरे क्यों अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। खुद अरविंद केजरीवाल ये भाप गए थे कि फिजा उनके खिलाफ है, जो हवा है वो उनके खिलाफ चल रही है। लेकिन क्या उनको वाकई में इतना अंदाजा हो गया था कि वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे? और अपनी ही नहीं, जो उनके साथ यानी कि सेकंड लीग के जो तमाम नेता हैं, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, जो लगातार जिनके चेहरे मीडिया में चमकते रहे, वो भी अपनी सत्ता नहीं बचा पाएंगे, अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। इसकी क्या आशंका थी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम दिल्ली में लोगों के बीच लोगों से बात करने जाएं तो लोग आपको गलियों में, स्ट्रीट्स पर आपको बहुत नजर आएंगे, लेकिन बोलने वाले चंद ही नजर आते थे। लोग खुलकर बहुत कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए यह कह पाना कि एकदम किधर जा रहा है ये चुनाव थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन शुरू से यह लग रहा था कि यह चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव है। इसमें कोई दो राय नहीं थी, ये शुरू से लग रहा था। और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोर शोर से उठाया। जो मुद्दे उन्होंने बनाए, उसका एक नैरेटिव जो एक सेट किया, उसका फायदा उनको मिला। चाहे वो शीश महल की बात सही, चाहे शराब नीति की बात सही, टूटी सड़कें, गंदी गलियां, उफनती हुई नालियां, चाहे यमुना की बात हो, ये सब कुछ मुद्दे बनाए गए। और इसका कहीं ना कहीं जो एक फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और उसका भी क्या फायदा मिला है? क्या वाकई में आज के दौर में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं जयशंकर जी कि जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो उतने बड़े पैमाने पर बीजेपी ने यहां पर करने की कोशिश नहीं की। बहुत संभलते हुए भाषण दिए गए, हालांकि कटोगे बटोगे की बात की गई, उस तरह के पोस्टर्स लगाए गए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे दिल्ली का चुनाव देखें तो वो उस तरह से नहीं किया गया जैसे हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा था। यकीनन दूसरा सही कह रही हैं आप, उस ढंग से नहीं किया गया। हालांकि जिस तरह से रवि नेगी ने जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले थे, उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा, वो कहा कि अपना नाम लिखो, अपना धर्म लिखो, ये सब क्यों? तो एक मैसेज तो देने की कोशिश। देखिए, कुछ बातें जो हैं वो मंच से कही जाती हैं, लाउड स्पीकर से कही जाती हैं, ट्विटर और उसके बयानों से कही जाती हैं, कुछ चीजें कनफुकवा तंत्र के जरिए कही जाती हैं। तो वो काम उनका वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि दिल्ली के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने
कट्टरपंथी ताकतों को परास्त करने की कोशिश की, चाहे वो ऑल इंडिया मजलिस मुत्तहिदे मुसलमीन हो या फिर और लोग हों, आरएसएस या बीजेपी के लोग हैं, उनसे दूर रह करके कम से कम सेकुलर जमात को वोट किया उन्होंने और बड़े पैमाने पर किया। तमाम सीटें जैसे हैं उसका एक फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है। जितना बदनाम करने की कोशिश की गई अमानतुल्लाह खां को, जितना MIM को लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, चाहे वो मीडिया के जरिए चाहे जो भी रहा हो, या ताहिर हुसैन को जिस तरह से दूसरी तरफ से हमलावर के दंगे का दोषी घोषित करके प्रचारित किया और लगा कि साथ मुसलमान के साथ जाएंगे और वो जीत जाएंगे चुनाव या हर बात देंगे बीजेपी जीत जाएगी, तो ये सब बातें नहीं हो पाई हैं। लेकिन आज भी आप देखिए तो बीजेपी के पास और कुछ है नहीं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, धार्मिक कट्टरपंथ, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। भाई अरविंद केजरीवाल की मैं बार बार कहूंगा, इसके लिए कभी भी माफ करने की स्थिति भी नहीं होगी कि आपने दिल्ली में उनकी विफलताओं को सामने नहीं रखा। आपकी क्या क्या फाइलें थी, आपकी क्या क्या योजनाएं थी जिसपे LG लेके बैठ गए, या दिल्ली पुलिस ने क्या किया, या केंद्र सरकार ने क्या किया, या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नियुक्तियों में अधिकार, नियुक्तियों और ट्रांसफर में अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को, LG को ही रहेगा। तो ये सारी बातें थी, तो आप वो सब बनाई, अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाए और ये नहीं पूछा कि भाई DDA ने कौन सी स्कीम ऐसी बनाई जिससे दिल्ली का चेहरा चमक जाए, NDMC में ने क्या ऐसा काम कर दिया जिससे लगेगा कि लुटियन जोन बहुत अच्छा हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हुआ है। या जब तक आप 8 साल तक MCD में 10 साल 15 साल थे, उसमें भी आपने क्या किया? कूड़े का पहाड़ एक दिन में तो नहीं बना होगा, 2 साल में तो नहीं बना होगा, यमुना 2 साल में तो गंदी नहीं हुई होगी। तो ये सारी चीजें आपको पूछना चाहिए था, उस पर उनको घेरना चाहिए था। लेकिन ये तो ऐसा अहंकार में थे, इनको लग रहा था कि साहब हम तो विक्टिम कार्ड हमारा चल जाएगा, हम जेल से आए हैं छूट करके, लोगों का समर्थन हमारे साथ जुड़ जाएगा। वो हुआ नहीं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में आपको लोगों ने माना। जिस ढंग से अब सवाल है कि भाई उत्तर प्रदेश में शराब के ठेके नहीं खुल रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बिक रही है क्या? हरियाणा में शराब नहीं बिक रही है क्या? राजस्थान में शराब नहीं बिक रही है क्या? लेकिन दिल्ली में जो किया तो उसको लेकर आपने बना दिया। शराब निर्माता कंपनी से पैसे लेती है भारतीय जनता पार्टी और गुनहगार बताए जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और आप उसकी कोई काट नहीं कर पाते, नहीं काट कर पाते हैं तो जनता में मैसेज गया। इसलिए जो तीनों चारों सीटें जो हारे हैं ये अब मुश्किल है कि इनकी चपेट में, हालांकि बहुत कम वोटों से आ रहे हैं, केजरीवाल भी बहुत कम वोट से आ रहे हैं और सिसोदिया तो मेरे ख्याल से 500-600-700 वोट से ही हारे होंगे। सौरभ भारद्वाज जैसा चेहरा जो आम आदमी पार्टी का सबसे बढ़िया चेहरा था वो चुनाव हार रहे हैं। सोमनाथ भारती इतना काम किए थे अपने इलाके में, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। तो लेकिन वहीं पे गोपाल राय जैसे लोग चुनाव जीते ना। तो आपका अगर पब्लिक के साथ कनेक्ट अगर बना हुआ है, पब्लिक से जुड़ाव आपका बना हुआ है, तो आपको जीतने में समस्या नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं उसमें होगा। अब 10-12 सालों में अगर आप भी वही भाजपा और कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग आपको खारिज करेंगे ही करेंगे, और यही बार इस बार हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और यही इस बार हुआ है, ये साफ तौर पर दिख रहा है और आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो औंधे मुंह गिर गए हैं आम आदमी पार्टी के, ये साफ तौर पर दिख रहा है। जिनको एक तरह से चेहरा बनाकर पूरी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, वो तमाम बड़े चेहरे अपनी सीट बचाने में भी नाकाम रहे, ये दिख रहा है। और ये साफ हो चुका है, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो और अवध ओझा, ये तमाम वो चेहरे जो एक तरह से जो एक लिस्ट जारी की गई थी उसमें ये तमाम चेहरे शामिल थे, वो सब के सब अपनी सीट बचाने में भी कामयाब नहीं रह पाए हैं। ये जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय है। और ये साफ तौर पर ये अगर हम देखें नई दिल्ली की सीट पर देखें तो जितने मतों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं लगभग उतने ही मत संदीप दीक्षित को मिले हैं। तो यहाँ पर हम ये कहें ना कहें, ये एक अजीब सी ये बात है कि क्या उनकी वजह से वो हार गए या फिर उन्होंने क्या अपना बदला ले लिया, उनकी माताजी जिस तरह से हारी थी, क्या उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात रही, क्योंकि एक तरह से दिल्ली की में भ्रष्टाचारी एक तरह से शीला दीक्षित को
पेश किया था अरविंद केजरीवाल ने और किस किस तरह की बातें कही थी, और जीतने के बाद वो एक भी आरोप शीला दीक्षित पर साबित नहीं कर पाए थे। तो ये आप ये देखिए कि उसका सिला क्या उनको एक तरह से मिला है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार की पूरी लड़ाई को लेकर उन्होंने झंडा बुलंद किया था, उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई में ही लिप्त होकर वो हार गए अपना ये चुनाव, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। जी जयशंकर जी। नहीं, एक जो मतों का प्रतिशत जो दिखा रहा है चुनाव आयोग जी, उसमें आम आदमी पार्टी को 43.58 मिल रहा है और बीजेपी को 46.16, यानी 3% से भी कम की बढ़त है। और कांग्रेस का 6% वोट है। कांग्रेस को पिछली बार 4% वोट मिला था, इस बार जो 6% से ज्यादा मिल रहा है थोड़ा सा 6.37। तो ये वोट अगर उधर रहते तो शायद हो सकता कि रिजल्ट कुछ और होता, कि मत प्रतिशत तो लगभग बराबर है लेकिन सीटें डबल से ज्यादा हो गई बीजेपी की। 22 अगर आम आदमी पार्टी के है, उनकी 48 हो गई, तो 22 44 होता है ना डबल कर गया, उससे भी ज्यादा सीटें हो गई। तो मत प्रतिशत पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतदाताओं का जो ये रहा है हिस्सा रुझान, वो तो आम आदमी पार्टी के साथ रहा है रुझान, लेकिन वोट बट गए आपके कहीं ना कहीं। अच्छा, बीजेपी ने जो सीटें बांटी उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार तो हार गया, पता नहीं जनता दल यू के उम्मीदवार का क्या हुआ वो तो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो देवली की सीट या वो भी शायद हार गए हैं, वो भी हार गए। तो अब कह सकते हैं बीजेपी के लोग कि भाई अगर हम उनको नहीं देते तो हमारी 2 सीट और बढ़ जाती, ये भी उनकी बात हो सकती है। तो इस तरह का रहा है ये मतदाताओं का रुझान अभी भी आम आदमी पार्टी से पूरी तरह हटा नहीं है और लगभग बराबर 2-2.5% का डिफरेंस, कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कई बार जब मत विभाजन हो जाते हैं तो उसमें जो है ये इस तरह के रिजल्ट आ जाते हैं। जी बुशरा जी, बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी को अब तक जो नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह से, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर जीत डिक्लेयर होना अभी बाकी है, क्योंकि अभी बहुत कम सीटें जहां पर जीत जो है डिक्लेयर की इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें आप ये देखिए कि सुबह में या आपसे कुछ देर पहले गैप अच्छा खासा था, लगभग 10 से 11% का था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। अब ये गैप जो है वो नैरो हो गया है। ये जो गैप है अब आप ये देखिए कि 43.57%, यानी कि 43.57% आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं और पिछली बार लगभग 52% था। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को लगभग 6.39% तक उसको वोट मिले हैं, जो कि उसका 4-4.5% था पिछली बार। और बीजेपी की बात करते हैं तो 46.17% उसको वोट मिले हैं अभी तक। इसमें बदलाव होगा, अभी फाइनल टैली रात तक आएगी या हो सकता है और वक्त लगे जब ये पता चले कि आखिर कितना वोटिंग परसेंटेज फाइनल रहा। लेकिन 38% भारतीय जनता पार्टी का वोट था पिछली बार की अगर हम बात करते हैं 2020 की, जिसमें उसने अच्छा खासा उछाल करके 40 से भी ज्यादा पर वो यहां पर पहुंच गई है 46.17% पर। तो ये कह सकते हैं कि दोनों की अगर परसेंटेज की डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वोट जो है सीटें जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, 48 और 22। हालांकि यही अगर हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन वहां वो सरकार बनाने में नाकामयाब रही और वहां पर 11% ज्यादा था कांग्रेस का और वहां पर बीजेपी ने सरकार बना ली। तो ये तमाम चीजें भी एक तरह से स्टडी की हैं कि आखिर कैसे कहां क्या हो रहा है। और अगर डिफरेंस देखते हैं, जैसा अभी जयशंकर जी ने कहा ही कि कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो डिफरेंस है वो लगभग ये बताता है कि अगर दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। हालांकि इसका सीट वाइज आकलन करना बहुत जरूरी है कि क्या सीटों में, जितनी सीटों से खासतौर पर ये बड़े चेहरे हारे हैं, क्या उतनी ही वोट कांग्रेस लेकर आई है, ये देखना होगा। सीट वाइज इसका आकलन करना होगा, क्योंकि एक मोटे तौर पर तो नजर आ रहा है। जी बड़े चेहरों में तो दिखाई दे रहा है, जैसे फराज पुरी को 7-8 हजार वोट मिले हैं मेरे ख्याल से मिले हैं, और मनीष सिसोदिया 5-7 वोट से हारे हैं। या उसी तरह सौरभ भारद्वाज का क्षेत्र है, उसमें देखा जाए, या सोमनाथ भारती के इलाके में भी, तो जो हार जीत का डिफरेंस है वो कम है और कांग्रेस को उससे ज्यादा वोट मिले हैं।
तो ऐसे हमको लगता है दर्जन डेढ़ दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवारों को जो वोट मिला है वो अगर आम आदमी पार्टी के खाते में जाता तो शायद वो नतीजे कुछ और हो जाते, या उससे थोड़ा भी कम भी जाता तो भी, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस को मिला है। जमानत किसी क्षेत्र में बची है कि नहीं बची है हम दावे से नहीं कर सकते, मुझे तो नहीं लगता कि किसी क्षेत्र में उनकी जमानत बची होगी, लेकिन हार जीत में फर्क डालने में उनकी भूमिका रही है इस बात। जी बिल्कुल। और 2.5 का आंकड़ा पार करने का टारगेट था, कांग्रेस का कोई बहुत लंबा चौड़ा टारगेट नहीं था, उनको ही पता था कि वो कैसे लड़े हैं और किस तरह से लड़े हैं, लेकिन लग रहा है वो 2.5 का आंकड़ा भी पार करने में वो कामयाब नहीं रह पाएंगे। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टेट जहां पर 15 साल आपने काम किया, लोग अभी भी जब आप बात करें तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा शीला दीक्षित के काम को लोग याद करते हैं कि दिल्ली जो अभी दिल्ली का स्वरूप हमें नजर आता है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की नहीं शीला दीक्षित की देन है, जो 15 साल में उन्होंने कायाकल्प कर दी थी दिल्ली की। और अभी भी शीला दीक्षित, उनकी छवि, उनके किए गए काम, जिस तरह से वो लोगों के बीच रहती थी, लोगों के बीच रहकर वो काम करती थी। और शीश महल की बात की जाती है, लेकिन लोग जाकर उनका जो निजी घर है, जिस घर में वो मुख्यमंत्री पर रहते हुए, पद पर रहते हुए जो रही, उनका घर भी लोगों को जाकर देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे। और अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो एक सादा वैगनार में घूमेंगे, अपने साइज से बड़ी शर्ट पहनकर वो लगातार घूमते रहे, चप्पलों में वो नजर आए, लेकिन उसके बाद फिर उनका शीश महल। हालांकि मैं इस तरह की सियासत या इस तरह की बातों को अगर बीजेपी कह रही है तो उसकी भी अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, ये जरूर कहा जाना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने जी नहीं, मैं कह रहा हूं इस चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी बधाई देनी चाहिए जी, कि तो जाते जाते तोहफा दे गए, जाते जाते तोहफा दे गए। आप सोचिए कि ये इस देश के चुनावी राजनीति में शायद पहली बार हुआ होगा कि विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को तय होता है और 1 फरवरी को बजट पेश होता है। आप 5 फरवरी को पहले भी कर सकते थे, वो चाहते तो आराम से पहले भी कर सकते थे, बजट से पहले। और बजट में जिस तरह से फ्रीबीज बांटे गए, 12 लाख करोड़ रुपए टैक्स फ्री हो गए, इनकम टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख करोड़ में, या अन्य तरह की जितनी घोषणाएं थी, और उसको मोदी जी ने बाद में भाषणों में कहा और बीजेपी के विज्ञापनों में आया, बीजेपी के बाकायदे विज्ञापनों में आया। तो ये चुनावी रिश्वत है कि नहीं है, इस पर एक बार भी चुनाव आयोग का कोई कमेंट नहीं आया। जी बिल्कुल। और आप ये देखें कि बाकायदा तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसको अपनी सभाओं में शामिल किया और इसकी तुलना इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के टाइम से उन्होंने की कि तब अगर होता तो देखिए क्या क्या होता। तो अब वो कंपैरिजन आप ये देखिए कि उनसे पूछा जाना चाहिए ये कौन सा कंपैरिजन है, लेकिन वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कहने में माहिर है। जी नहीं बुसरा, लेकिन अपोजिशन भी तो नहीं बता पाया ना कि भाई अगर एक तरफ आप 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जीएसटी से, कस्टम से, एक्साइज से, या और जो टैक्स है, टोल टैक्स वगैरह जो है, उससे कितना टैक्स वसूल रहे हैं। जितना फायदा आपने दिया होगा इनकम टैक्स का, 12 लाख तक के लोगों को 60,000 या 80,000 रुपए जो बात कही जा रही है, लेकिन उससे कई गुना तो आपने जीएसटी में ले लिया। जीएसटी तो आपने उससे भी ले लिया जो कोई कमाता ही नहीं है, जिसकी कोई आमदनी नहीं है, वो भी जीएसटी पे कर रहा है, उससे भी टैक्स ले रहे हैं। तो इसको अपोजिशन नहीं बता पाया, इसको अपोजिशन को बताना चाहिए था। तो अब मोदी जी ने भी नहीं कहा कि साहब हाँ ठीक है हमने तो दिया, तो हम इसको इधर से ले रहे हैं, इधर से दो, इधर से ले लो। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये पूछा जाना चाहिए इन तमाम चीजों को, लेकिन आप ये देखिए कि कैसे सब कुछ एक तरह से, जो मैंने पहले भी कहा, एक स्टेज तैयार करके चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, जहां पर वो जिस भी तरह की योजनाएं वो ला सकें और उसका फायदा चुनाव में ले सकें। उन्होंने मध्य वर्ग जो कि 7% के आसपास है, उसके लिए 12 लाख टैक्स में, जो जब अगर आपकी सैलरी है तो उसकी छूट की बात हो, या फिर महाकुंभ कराना, कुंभ से वो महाकुंभ हो गया। और उसके बाद ठीक जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन नरेंद्र मोदी वहां पर डुबकी लगाते हैं। और इसके अलावा भी आप ये देखिए कि जो
जो बजट पेश किया गया उसमें दिल्ली और बिहार का कैसे ख्याल रखा गया और उसके बाद उसको कैसे नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम सभाओं में बुनाया। बाकायदा तौर पर जितने अखबार थे वो इसी से रंगे हुए और पटे हुए नजर आए। तमाम जो अखबारों की हेडलाइंस थी वो इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। जो टीवी चैनल्स थे उस पर ऐसा लगा कि वो बजट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की हुई है और वो ही है कि 12 लाख अगर आपकी सैलरी है तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जिस तरह से पेश किया गया, जो हेडलाइंस जिस तरह से मैनेज की गई, जो स्टेज तैयार करके चुनाव आयोग ने दिया और उसके बाद चुनाव की तारीखों का जो ऐलान जिस तरह से किया गया, उस सब का फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सीधे तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज के डिफरेंस की बात करते हैं तो बहुत थिन यहां पर नजर आता है डिफरेंस आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और कांग्रेस 6% से ज्यादा यहां पर लगभग 6.5% हम कह सकते हैं कि यहां पर उसको वोट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 2.5 का आंकड़ा वो अभी भी क्रॉस करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये सब कुछ ये बताता है कि आम आदमी पार्टी को लेकर नाराजगी थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नाराजगी नहीं थी जितना सीटों में यहां पर डिफरेंस नजर आ रहा है। और इसका अंदाजा आप जो वोटिंग परसेंटेज है उससे आप सीधे तौर पर लगा सकते हैं। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि जाते जाते राजीव कुमार ने दिल्ली का तोहफा बीजेपी को दिया है, उनकी झोली में डाला है। अब क्या ऐसा करके उनको एक्सटेंशन मिलेगा? क्योंकि उनको साफ तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लग रहा होगा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, यानी कि राजीव कुमार ने तो बल्ले बल्ले करा दी। अब एक फॉर्मूला एक सेट कर दिया गया है, एक तरह से एक फॉर्मूला बनाया गया है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज में धांधली करनी है, कैसे वोटर्स को बढ़ाना है, बोगस वोटर्स को बढ़ाना है और जो एक्चुअल वोटर्स हैं उनका सफाया करना है। वो सब कुछ हमने होते देखा, जिसकी बात राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और बाकायदा तौर पर प्रूफ्स उन्होंने दिए। लेकिन यहां पर सवाल विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए कि इलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप एक्टिव होते हैं, फिर दूसरा इलेक्शन आ जाता है, फिर आप एक्टिव होते हैं और फिर आप हार जाते हैं। जो एक बड़े पैमाने पर जिस आंदोलन की बात लगातार की जा रही है, यह कहा गया है कि यात्रा निकाली जाएगी, एक आंदोलन किया जाएगा, वो आखिर कब होगा? आप बीजेपी एक के बाद एक तमाम राज्यों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है, उसको सफलता मिल रही है, उसको कामयाबी हासिल हो रही है। तो विपक्षी पार्टियां कहां सोई हुई हैं? जिस इंडिया गठबंधन के अम्ब्रेले के तले आपने तमाम पार्टियों को इकट्ठा किया है, वो एक साथ एकजुट होकर क्यों नहीं काम करती हुई नजर आती हैं उस तरह से? खासतौर पर मैं यहां चुनाव आयोग की बात कर रही हूं, उसकी आप बात करते हैं, धांधली की बात करते हैं, उसको आप कफन भेजने की बात करते हैं कि उन पर कफन अब डाल दिया जाए चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग मर गया है। क्या इन सब बातें करने से वो तमाम चीजें हल हो जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच एक बार फिर से अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और समीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार मेरे 3 साथी अब मेरे साथ हैं और अमलेंदु जी, ये तमाम बातें अब उठेंगी और तमाम सवाल अब उठेंगे और लोग पूछेंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो बहुत डिफरेंस अब होता आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नहीं नजर आ रहा है। और जो जैसे जैसे सीटें अब जो नतीजों में तब्दील हो रही हैं, वो जो परसेंटेज थी जो 10-11% नजर आ रही थी, अब वो नैरो डाउन होती हुई नजर आ रही है और वो आम आदमी के पार्टी के पक्ष में ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो डिफरेंस है 6 जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जयशंकर जी? नहीं ऐड नहीं कर रहा हूं मैं। सीटों में बीजेपी बढ़त बनाते जा रही है। अभी उसका 49 हो गया और 21 हो गया है, तो उसमें तो उनका सीटें बढ़ रही हैं जी। हाँ, सीटें बढ़ रही हैं, परसेंटेज कम हो रही है। ये तो इससे कि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो सीटों में जो मार्जिन है हार और जीत का, वो बहुत कम रहेगा। बहुत सारी ऐसी सीटें होंगी जहां पर जो मार्जिन है हार और जीत का, वो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। तो और 6% से ज्यादा जो कांग्रेस यहाँ पे 6.39% का अभी उसका वोटिंग परसेंटेज है अभी तक का, वो जो ला रही है, क्या इसी डिफरेंस से आम आदमी पार्टी हार रही है? अमलेंदु जी, देखिए, ये तो नहीं कहा जाता कि इसी डिफरेंस से हार रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इतना समझ में जरूर आ रहा होगा कि अगर लोकसभा चुनाव खत्म होती, उसने घोषणा नहीं की होती कि अब विधानसभा चुनाव तो हम अलग लड़ेंगे, और लोकसभा चुनाव में इसलिए इंडिया गठबंधन हार गया चूंकि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं थे।
ये वक्तव्य जो था वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था। तो अब ये समझ में आ रहा होगा कि आपको कितना ज़्यादा जरूरी था। फिर आपको याद होगा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो राघव चड्ढा का बड़ा खुशी से आया था कि वक्तव्य जो था कि भाई हमको जो नज़रअंदाज करने का ये नतीजा हुआ, इस तरह की बातें आई थी। तो अब दूसरे लोग भी कर सकते हैं कि हमको नज़रअंदाज करने का ये नतीजा हुआ। अब वो उस नज़रअंदाज करने की वजह से नतीजा आया या क्या आया वो बाद की उसकी समीक्षा होगी जब पूरा परिणाम आ जाएगा और पूरे उसके परसेंटेज ऑफ वोट्स जो किसको कितना मिला वो आ जाएगा। लेकिन बुशरा जी, यहाँ जो एक खेल हो रहा है उस खेल की तरफ देखना जरूरी है, बजाय इसके कि किसकी वजह से किसको नुकसान हुआ, किसकी वजह से किसको फ़ायदा हुआ। वो जो ट्रेंड एक सेट हो रहा है, वो ट्रेंड सेट ये हो रहा है कि आपका मत प्रतिशत नहीं बढ़ता है, मत प्रतिशत में आप पिछड़ते हैं, सीटें आपकी बढ़ जाती हैं। ये महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने कमाल दिखाया है और ये कमाल जो है वो हरियाणा में भी हुआ है और ये कमाल दिल्ली में भी हो रहा है। आखिर ये कौन सा जो है वो वैदिक गणित है कि आपका परसेंटेज ऑफ वोट नहीं बढ़ता है और आप जो बहुत थिन मार्जिन से होते हैं, मालूम पड़ता है कि आप 0.5% से या 0.6% से या 1% से आपका जो है वोट ज़्यादा है दूसरी पार्टी से, लेकिन आप सीटों के मामले में 2 गुने और 3 गुने हो जाते हैं। तो भाई ऐसा वैदिक गणित हमको भी सीखना चाहिए। ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो एंटायर गणित है ये राजीव कुमार जी के पास है, इसकी विधा या मोदी जी के पास है। ये तो सीखना बनता है निश्चित तौर पर, दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए कि ये गणित है कैसा और कैसे बनता है। तो सब देखिए बुशरा जी, कोई जीते कोई हारे उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई न हो हमें का हानि। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमें हानि है कि नहीं है। हानि लोकतंत्र की किस तरीके से हो रही है। सवाल ये है कि अगर जनता वोट नहीं दे रही है और जनता के वोट के जरिए आप चुनकर नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप सरकार बना रहे हैं और थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बना रहे हैं, तो सवाल तो होना जरूरी है। उसके पीछे का मैकेनिज्म जो है उस पर भी सवाल उठना निश्चित तौर पर जरूरी है। तो ये मैकेनिज्म जो है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका, और जो आप मैकेनिज्म की जिसकी बात करें अमलेंदु जी, अभी के अगर डिफरेंस की मैं बात करूं तो सिर्फ 2.51% का डिफरेंस है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो वोट हैं उसमें। तो और सीटों में आप देखिए सीटों में 2.5 गुना, बिल्कुल, यानी 2% का वोट आपका ज्यादा है और सीट आपकी 2.5 गुना ज्यादा आ रही है। तो ये मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जो वैदिक गणित है जो है, इस वैदिक गणित को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं इसको वैदिक गणित क्या हो सकता है, मोदी जी का ये एंटायर गणित है। तो ये एंटायर गणित जो है मोदी जी का है या राजीव कुमार जी का है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको संजय राउत जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि यही 39 लाख मतदाता जो है ये महाराष्ट्र में होते हैं, ये अब दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली से अब ये बिहार चले जाएंगे, बिहार से फिर यूपी चले जाएंगे, सब जगह यही रहते हैं। तो ये इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए, और इसीलिए जो थे वो दो राज्यों में अलग अलग चुनाव जो करवाए गए, इसलिए अब समझ में आ रहा है क्यों करवाए गए। क्योंकि जिनको वोट देना था महाराष्ट्र में, वो वोट झारखंड में नहीं पड़ सकते थे, तो इसलिए पहले वहाँ डलवाए गए महाराष्ट्र में। फिर वही वोट अब आ गए दिल्ली, अब यहाँ से वो चले जाएंगे बिहार से फिर आ जाएंगे यूपी। तो यानी जो 4 विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाने थे वो 4 क्यों नहीं कराए गए, इसका गणित भी अब समझ में आ रहा है। तो जो गणित राजीव कुमार जी सीख कर आए हैं या जो गणित उन्होंने पढ़ाया या जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उसके विद्यार्थी पैदा हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उसके एकलव्य जो पैदा हो रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जो है इस गणित के वो क्या करते हैं, ये लोग अब समझ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे चीजें आएंगी बुशरा जी सामने। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और ये साफ तौर पर दिख रहा है। और सारी पार्टियों को मुद्दे एक अलग बात है कि आप मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप विचारधारा पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकल कर आ रहा है, उसका नतीजा जब आपके पक्ष में नहीं निकल कर आ रहा है तो आपको उस चीज पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक राज्यों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा में 240 पर आपने सिमटा दिया, इसका ढिंडोरा आप कब तक पीटते रहेंगे और कब तक इस पर आप खुश होते रहेंगे। आपने हरियाणा गंवा दिया, आपने महाराष्ट्र गंवा दिया, अब आप दिल्ली गंवा रहे हैं और आप ये कहते रहे कि विचारों की एक लड़ाई, अच्छी बात है, विचारों की एक लड़ाई होनी चाहिए और विचारों की उस लड़ाई में आप उस पार्टी को शिकस्त दें, लेकिन आप उस चीज पर सबसे ज्यादा आपको बात करनी चाहिए जिसके रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल कर रही
रही है। पहले उसके पास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक कार्ड था जो अभी भी वो इस्तेमाल करती है जहां जहां उसे करना होता है, और उस वोट बैंक को वो उस तरह से साधती है। लेकिन अब उसने एक एजेंसी जो एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम निष्पक्ष होकर चुनाव कराना है, उसको उसने अपने साथ सम्मिलित कर लिया है। और वो देखिए किस तरह की जुगलबंदी है जो यहां पर नजर आ रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये विपक्ष खुद कह रहा है। जब विपक्ष ये कह रहा है, आप तथ्य पेश कर रहे हैं, चुनाव आयोग उसका आपको जवाब नहीं देता जो आप सवाल पूछते हैं, बल्कि आपको एक तरह से लताड़ता हुआ वो नजर आता है। आप कोर्ट का रुख कर रहे हैं, वहां से आपको मनमर्जी के या उस तरह के आपको वहां से फैसले नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पास एक सबसे मजबूत चारा है और वो है आंदोलन का, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली। उनकी छवि पूरे तरीके से बदल गई। वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जहां पर एक ऑल्टरनेटिव जिसकी बात की जाती थी, वो एक ऑल्टरनेटिव अब राहुल गांधी के चेहरे में लोगों को दिखता है। आपको क्या तमाम लोगों को एक साथ, जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उनको सबको एक साथ रखकर क्या इस आंदोलन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए समीर जी? क्या अब इसकी जरूरत पहले से इससे ज्यादा शायद अब कभी महसूस नहीं हुई होगी, और आप सिर्फ इसलिए खुशी मना लें कि आम आदमी पार्टी हार गई, या आम आदमी पार्टी इसलिए खुशी मना ले कि कांग्रेस हार गई, तो इसका मतलब तो आपका वो मकसद जिसके लिए इंडिया गठबंधन बना उसमें भी आप फेल हो रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि आप अगर चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं तमाम मुद्दों पर और उस पर आरोप लगाते हैं और ताज़ा तरीन लग रहे हैं, आप तथ्य देते हैं, आप कोर्ट जाते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि इस पर जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, जब चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुन रहा है और कोर्ट से भी आपको कोई राहत नहीं मिल रही है, तो फिर आपको, और लेकिन आपको पता है कि गलत हो रहा है, आप बार बार उन चीज़ों को दे रहे हैं, तथ्यों को दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि आप जनता की अदालत में जाइए। जनता की अदालत में जाने का एक तरीका होता है चुनाव, लेकिन उस अदालत से आप हर बार हार रहे हैं, तो आपको फिर जनता की अदालत में सीधे जाना चाहिए। और उसको लेकर अभी तक कोई ये रणनीति नहीं दिखाई पड़ी है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी के कई सम्मेलनों में और ये हुआ कि अब उसकी तैयारी हो रही है, और वहाँ आम लोगों ने भी इसमें बहुत एक एग्रेसिव तरीके से जो वहाँ कई जगहों पर मॉक पोलिंग वगैरह की गई है, दिलचस्पी दिखाई है, तो ऐसा लग तो रहा है कि इसके लिए, इसके खिलाफ एक व्यापक रणनीति बना रही है इंडिया गठबंधन और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी। लेकिन जरूरी ये आंदोलन इसलिए भी है क्योंकि आप जब बार बार ये आरोप लगते हैं कि जीतने पर आप नहीं कहते हैं और हारने पर कहते हैं, और फिर भी आप इसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो ये आप अपनी विश्वसनीयता को भी लोगों के सामने, पब्लिक के सामने खोते हैं। अब आप ये अगर ईवीएम और चुनाव आयोग की धांधली की शिकायतें बार बार होंगी, आप दिखा रहे हैं, और ये भी दिखा रहे हैं कि कोर्ट ने जब आदेश दिया कि आप एविडेंस दिखाइए उस समय के, पोलिंग के समय के, तो आप नियम ही बदल दे रहे हैं, तो सबको दिखाई पड़ रहा है, सबके सामने है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मूवमेंट होना चाहिए था, जो ईवीएम को लेकर एक विरोध खड़ा हुआ है जी, और हर बार उस पर संदेह जताया जा रहा है। हालांकि अब तो ईवीएम भी बहुत कम हो गया, अब तो ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया ही पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। तो आप ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं शुरू कर सकते? और अगर आप शुरू करते हैं या फिर आप बड़ा कदम उठाइए, आप बहिष्कार करिए, तो जब तक आप इस तरह का कोई एक बड़ा कदम, क्रांतिकारी कदम जिसको कहते हैं, नहीं उठाएंगे। महाराष्ट्र में ये हुआ कि विरोध स्वरूप एक दिन लोगों ने शपथ नहीं ली, विपक्ष के लोगों ने। आप नहीं लिए होते शपथ। अगर आपको प्रोटेस्ट दर्ज कराना है, प्रतिरोध दर्ज कराना है कि आप उस चुनावी प्रक्रिया के तहत चुन के आए हैं, लेकिन आपको वो स्वीकार नहीं है, तो स्वीकार नहीं है तो आप उस प्रक्रिया के तहत आप विधानसभा के अंदर मत जाइए। लेकिन आप नहीं दिखा सके, वो आपने प्रतीकात्मक कर दिया। प्रतीकात्मक करने की क्या जरूरत थी? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अगर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट मजबूत तरीके से नहीं दर्ज कराएंगे, केवल विरोध के रूप में एक चिट्ठी चुनाव आयोग को दे देंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, तो फिर धीरे धीरे लोगों का भी भरोसा उससे कम हो जाएगा। कम हो ही रहा था। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो कांग्रेस एग्रेसिव हुई, और वहां महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन भी जिस तरह से एग्रेसिव हुआ है,
तब थोड़ा सा लोगों का एक उत्साह फिर दिखाई पड़ा है कि आप पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उस महाराष्ट्र के चुनाव को छोड़ दिया होता, फिर अगले में लग गए होते, तब यही होता कि आपकी हर बार की यही आदत है और तब आम जनता का विश्वास आप पर नहीं होता। तो इसके खिलाफ आपको एक मजबूत स्टेप उठाने की जरूरत है और मजबूत तरीके से जनता के बीच जाने की जरूरत है कि आप बताइए उनको कि हम गलत तरीके से हार रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं हमारे खिलाफ हैं, हम क्या करें। तब फिर आपको लोगों का भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जो चाहे ईवीएम हो, चाहे ये चुनावी प्रक्रिया में आपका वोटर लिस्ट का मामला हो, वोटर लिस्ट का मामला तो खास तौर पर आप बूथ लेवल पर चले जाइए, आपको न जाने कितनी शिकायतें मिलेंगी, हर बूथ पर मिलेंगी। तो ये तो वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर किसी को लीड करना पड़ेगा ना, आंदोलन चलाना पड़ेगा। आंदोलन कोई चलाने को तैयार नहीं है, और तो सवाल आप बार बार उठाते रहेंगे और चुनाव के बाद फिर चुप हो जाएंगे, अगले चुनाव में फिर उठाने लगेंगे। ये सारी चीजें, इनसे आप उसका कोई निराकरण नहीं ढूंढ पाएंगे, न तो जनता के बीच, और दूसरे ये है कि जनता की जो सिंपैथी इस मामले में आपको मिलनी चाहिए, फिर वो भी नहीं मिलेगी। तो है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और हालांकि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है, इसको भी तमाम वोटर लिस्ट का मामला शुरू से उठाते रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी को ये साबित करना होगा, जो उन्होंने फॉर्म 17C उन्होंने किया। देखिए, ये भी है कि जब आप दबाव बनाते हैं और आप सही, गलत नहीं है, आप सही हैं और दबाव आप बनाते हैं, तो उसका असर तुरंत दिखाई पड़ता है। कांग्रेस पार्टी और वो संजय राउत और सुप्रिया सुले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसके तत्काल बाद आप देखिए कल क्या किया गया। तुरंत एक ट्वीट जारी किया गया कि जो शिकायतें हैं हम उनको सुनेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के बाद जब ये फॉर्म 17C जारी किया, तो चुनाव आयोग भी बता रहा है, नहीं तो आपको कोई जानकारी देने को तैयार ही नहीं है। तो जब दबाव पड़ेगा, आप सही हैं और सही चीज के लिए लड़ेंगे, तो लोगों का भी आपके ऊपर, आपके पास समर्थन मिलेगा और उसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें हैं कि तमाम गलतियां होती रहती हैं, बहुत सी चीजें गलत होती रहती हैं, लेकिन रास्ते उसके सही होने के खुलते भी जाते हैं उसी में। जी बिल्कुल, और यही अब देखने की जरूरत है कि क्या दिल्ली के चुनाव के बाद भी जिस तरह की हार हुई है, उसके बाद भी क्या नींद से जागा जाएगा या झंझोड़ा भी उनको जाएगा, तो क्या वो उस तरह से उठ पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये देखिए, आप लगातार हार और जीत किसी भी पार्टी की हो यहां पर, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन पार्टी जीत रही है या कौन हार रही है। सवाल ये है कि क्या जो जनता का फैसला है, क्या वही हमें देखने के लिए मिल रहा है या फिर जनादेश की लूट लगातार हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र इसका और हरियाणा इसका बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है। जो 5 साल में जितने वोट नहीं बढ़े, उतने वोट अगर सिर्फ 5 महीने में बढ़ा दिए जाएं, तो यह सवाल तो होगा। सवाल यह भी कि जितनी वहां पर अडल्ट आबादी नहीं है, उससे ज्यादा आखिर वोटर्स कैसे हो गए, यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना ही होगा। क्योंकि आप ये बताइए कि जितनी आबादी है ही नहीं, उससे ज्यादा वोटर्स आखिर कैसे हो गए, तो ये एक बड़ा सवाल है। और 5 साल में जितने नहीं बढ़े, उतने 5 महीने में कैसे बढ़ गए। जिस तरह का एक एग्जाम्पल राहुल गांधी ने दिया था कि सिर्फ एक बिल्डिंग से 7000 वोट जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। तो सवाल यही है कि लगातार इस तरह की धांधलियां प्रूफ के साथ सामने रखी जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ये कहता है कि तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन उस तरह से उन सवालों के जवाब वो देते हुए नजर नहीं आते हैं, कॉन्क्रीट जवाब वो देते हुए नजर नहीं आते हैं। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो घटिया शेरो शायरी सुनाकर लोगों का और वहां पर जो पत्रकार है उनका मनोरंजन करते हुए नजर आते हैं। उनको लगता है कि वो शायद मिर्जा गालिब की कैटेगरी में आ गए हैं, उनको ये शायद गुमान हो चला है, इसलिए बार बार उसी तरह के शेर वो घिसे पिटे जो ट्रक के पीछे भी नहीं लिखे जाते। और केजरीवाल का बयान आया है हार के बाद, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं
और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को अभी आप सुन रहे थे, अपनी हार को एक्सेप्ट वो करते हुए नजर आए। कहा कार्यकर्ताओं ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने एक बात उन्होंने कही कि सत्ता हासिल करने के लिए वो नहीं आए थे। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई जब वो आंदोलन कर रहे थे तो कहा था, उन्होंने बार बार कहा था, अलग अलग जगह जाके कहा था कि कभी जिंदगी में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो इसके लिए नहीं आए हैं, बदलाव के लिए वो आए हैं। बिल्कुल वैसी ही बात वो अभी भी करते हुए नजर आए कि वो सत्ता हासिल करने के लिए उनका मकसद नहीं था, तो फिर किस लिए उनका क्या मकसद था वो भी वो बताते जाते। लेकिन जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल सामने आए और सामने आकर उन्होंने अपनी हार को कबूल लिया, क्योंकि उनको अब पता है इसमें कुछ बदलने वाला अब नहीं है। 48 पर बीजेपी आगे है और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी। और इसके बाद लेकिन वोटिंग परसेंटेज की जब मैं बात कर रही हूं तो वोटिंग परसेंटेज लगातार जो बदल रही है, अभी भी मैंने देखा कि कुछ पॉइंट्स का फर्क जो है वो आम आदमी पार्टी के हक में ही बदला है। यानी कि जो कांटे की टक्कर थी वो कांटे की टक्कर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल जो अमलेंदु जी ने उठाया और तमाम विश्लेषक जो हमारे उठा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम होता है, इतना सा फर्क, यानी कि 2% का फर्क, और उसमें सीटों का जो डिफरेंस है वो आप देखिए कि कहां का कहां पहुंच जाता है। और वहीं हरियाणा में आप ये देखिए कि वहां पर कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है और वो कहां सिमट जाती है। तो ये बड़े सवाल हैं। अमलेंदु जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये करना चाह रहा हूँ, एक रविंद्र पटवाल है, पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने अभी लिखा है, जीत हार का अंतर रहा मात्र 344 वोट, संगम विहार सीट। वो लिख रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग को बनाने वाले चंदन चौधरी को बीजेपी ने संगम विहार विधानसभा से पहली बार टिकट दिया था। पिछली बार उन्हें बीजेपी से सभासद का टिकट मिला था, तब भूतपूर्व भाजपा सांसद के लोगों के साथ झड़प की खबर थी। संगम विहार में बिहारी और उत्तराखंडी बहुतायत में रहते हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड के धामी जी को गली गली घुमवाया, नतीजा सामने है। बीजेपी को मिले 54,059 वोट, आम आदमी पार्टी को मिले 53,705 वोट, लेकिन कांग्रेस को मिले हैं 15,863 वोट। जीत हार का अंतर रहा मात्र 344 वोट। झाड़ू को यह बात पहले समझ जानी चाहिए थी जी, और ये बात कांग्रेस को भी पहले समझ जानी चाहिए थी कि अगर राहुल गांधी बीमार थे तो प्रियंका गांधी बीमार नहीं थी, मल्लिकार्जुन खड़गे बीमार नहीं थे, बाकी और कोई बीमार नहीं था, तो राहुल गांधी की बीमारी में बाकी लोग भी मोर्चा संभाल सकते थे। तो यहाँ भी नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीटें जो है, तो अब ये चीज़ें बहुत सारी बुशराई, मैंने कहा कि जब पूरे डाटा आ जाएंगे तब शाम को हम लोग उसकी सही तरीके से समीक्षा कर पाएंगे कि क्या क्या हुआ। अभी तो जो चीज़ें आ रही हैं, वो सामने चीज़ें आ रही हैं, वो बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ जो हुई हैं उनकी तरफ ध्यान अभी जा रहा है फिलहाल तो। जी बिल्कुल। और नई दिल्ली में भी अगर आप ये देखें अमलेंदु जी कि जितने डिफरेंस से अरविंद केजरीवाल हारे हैं उससे कुछ ज्यादा ही संदीप दीक्षित को वहां पर मिले हैं। और ऐसी कई सीटें हैं, ऐसी काफी सारी ऐसी सीटें हैं खासतौर पर जहां पर बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हारे हैं
उसमें जो डिफरेंस है उतना ही लगभग वोट जो है वो कांग्रेस को वहां पर मिला है। नहीं, सुबह ही सौरभ भारद्वाज की हम लोगों ने बाइट सुनवाई भी थी पुष्पा जी, आपको याद हो, तो कितने दम्भ के साथ कह रहे थे कि आम आदमी दिल्ली की जनता की आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, कोई गठबंधन नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अहंकार तो लगेगा ना जी, वही अहंकार जो है वो किसी का बहुत दिन तक नहीं चल पाता है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट कर आए थे, उनको ये अंदाजा था कि चीजें उनके पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने तमाम तरह की जो भी वो कोशिशें कर सकते थे वो तमाम उन्होंने की, जो जितनी भी घोषणाएं वो कर सकते थे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो किराएदार हैं उन तक के लिए बिजली और पानी जो है वो जितने भी यूनिट है वो फ्री कर दिया जाएगा, वो भी उन्होंने बात कही। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कि उनका टिकट जो है वो 50% उनको पे करना पड़ेगा बसों में और मेट्रो में, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया। महिलाओं से उन्होंने खास तौर पर अपील की। फिर उनको लगा कि मिडिल क्लास जो है वो उनसे छिटक रहा है, तो फिर उसके लिए उन्होंने खास तौर पर अपील की। लास्ट में उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि आप हमें एक तरफा वोट करें, लेकिन वो अपील कितनी कामयाब हुई उसका वो आप देख सकते हैं। मैं ये जरूर कहूंगी कि वो मजबूती से लड़े, इसीलिए जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें उतना फर्क नहीं है। अगर उतनी मजबूती से या जिस तरह से बीजेपी की तरह ये माना जाता है कि आम आदमी पार्टी भी उसी तरीके से चुनाव लड़ती है, अगर वैसे ना लड़े होते तो ये डिफरेंस कहीं ज्यादा हो सकता था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग नाराज थे, वो सीधे तौर पर नजर आ रहा था। यहां तक कि नई दिल्ली सीट में भी आप अगर जाएं, लोगों से बात करें, तो वहां पर यह महसूस हो रहा था झुग्गी झोपड़ा। फिर भी मैं ये कहूंगी कि मुसलमान खासे नाराज थे, उसके बाद भी जहां उन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है, वहां उन्होंने अभी भी आम आदमी पार्टी को वोट किया है। इसलिए उन्होंने किया है कि वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतें दूर रहें और जो ताकतें लगातार मजबूत हो रही हैं वो ना हो, बल्कि उन्होंने आपसी सौहार्द और इस सब के लिए उन्होंने वोट किया, वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अगर मुस्तफाबाद जैसी सीट पर, जहां पर लगभग 42 से 45% मुसलमान हैं, अगर वहां पर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर एआईएमएम ने अपना कैंडिडेट उतारा था, ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और उनको कस्टडी पेरोल मिली। 4 दिन के लिए वो आए, उन्होंने कैंपेन किया, उसका भी खासा असर, लेकिन वो इतने वोट नहीं लेकर आ पाए जितने ज्यादा वोट से आम आदमी पार्टी वहां पर हारी है। और ऐसे ही कई सीटों पर इसी तरह की परिस्थिति हमें देखने के लिए मिली। ये भी देखना होगा अतुल जी की जो वाल्मीकि समाज से जो वोट बैंक आता है, जो पूर्वांचली वोट बैंक है, वो किस तरफ गया है, क्योंकि उससे भी, क्योंकि ये जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो बीजेपी का रहा, तो माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी का रहा, क्या वो आम आदमी पार्टी से छिटक कर बीजेपी में चला गया, ये तमाम चीजें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब पूरी की पूरी स्थिति, तमाम आंकड़े सामने आ जाएंगे, तब इस पर विश्लेषण करना ज्यादा आसान होगा। लेकिन क्या देख रहे हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो आपको लगता है बीजेपी के पक्ष में गई? क्या अरविंद केजरीवाल का अहंकार भी उनको ले डूबा? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल का अहंकार या इस पूरी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में जो अपनी क्रेडिबिलिटी खोई, उसका ही ये नतीजा है। लेकिन अब आज का तो नतीजा सबके सामने है। अब हमें लगता है, या इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि अब आने वाले वक्त में किस तरह से इंडिया गठबंधन को फिर से ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर से जोड़ा जाए, ताकि अभी बिहार चुनाव में वक्त है और इस वक्त को कैसे ये इस्तेमाल करें ताकि इस जो हार है इसकी ठीक तरीके से एनालिसिस करके आपस के जो मतभेद हैं उसको प्रैक्टिकली दूर करें और एक मंच पर आ करके तभी बीजेपी से या फिर जो भी हमारी जो असली लड़ाई विपक्ष की है उससे वो कैसे निपटें, इस बारे में इनको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि दिल्ली पर अभी एनालिसिस बहुत सारी होनी है, अभी होगी भी। सारे नतीजे जब कंप्लीट सामने आएंगे और उसकी वोट परसेंटेज से लेकर के कि दलितों के वोट कहाँ गए, वंचितों के कहाँ गए, अल्पसंख्यकों के कहाँ गए, ये सारी एनालिसिस तो आने वाले वक्त में होगी। और जाहिर सी बात है सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पे ये सारी जो भी माथापच्ची है वो करेंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी इस वक्त यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर
लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए थे इंडिया गठबंधन के एक होने के बाद, जो कि बढ़ने चाहिए थे आने वाले वक्त में, उस एकता के मद्देनज़र वो आने वाले तमाम जो चुनाव जो अभी जो हुए पिछले चुनाव, उसमें किस तरह से वो बिखराव नज़र आया। और अब जो मौजूदा समय में आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं स्टेट्स में, उसमें उसको फिर से कैसे कंसोलिडेट किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी अगर अहंकार के बल पर चलेगी तो जनता उसको कुछ समय के बाद नकार ही देगी। ये सारी चीज़ें अभी कम से कम दिल्ली में तो सामने आया ही है। बेशक अभी अहंकार की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो तो चल रही है और पूरे देश में उसके अहंकार की जो सारे लोग आलोचना बेशक करें, लेकिन वो चल रही है। उसका भी एक न एक दिन कहीं ना कहीं अंत होगा, और उसको अंत करने के लिए कैसे ये पार्टियां एक हों, एक मंच पे आएँ और अपने जो छोटे छोटे जो इंटरेस्ट हैं उसको किनारे करते हुए फिलहाल देश के बारे में सोचें, तभी ये आने वाली स्थिति, आने वाले जो वक्त में कोई ना कोई रास्ता बनेगा। जनता का तो इसमें रोल सबसे बड़ा है ही, लेकिन उस जनता को हम तभी हर वक्त जनता पे दोष दे देते हैं कि जनता ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन उसको संभालने का या एक बड़े आंदोलन को खड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और अभी मैं मुस्तफाबाद की बात कर रही थी, और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं 85,215। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं 67,637 और ताहिर हुसैन को यहाँ पर वोट मिले हैं 33,474 और कांग्रेस को मिले हैं 11,763। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो 3 जगह बटा, वो बटा आम आदमी पार्टी में, वो बटा ताहिर हुसैन AIMM में, और वो बटा कांग्रेस में, और इसका सीधा फायदा मिला यहां पर भारतीय जनता पार्टी को। और अगर AIMM ने अपना कैंडिडेट नहीं यहां पर खड़ा किया होता, अगर ताहिर हुसैन को कैंडिडेट नहीं बनाया होता, तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत होती। कांग्रेस के तो फिर भी उस तरह के चांसेस नहीं थे, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी की जीत होती। लेकिन लगा कि मुस्तफाबाद के लोगों ने जज्बाती होकर वोट किया, क्योंकि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में पार्षद थे, उसके बाद वो जेल गए, उसके बाद किनारा किया गया उनसे, आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से किनारा किया। इसका गुस्सा वहां के लोगों में था, और जब उनको कैंडिडेट बनाया गया और जेल से वो छूटे तो जज्बाती होकर लोगों ने वोट किया, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और ये सीट जहां पर हमने देखा दिल्ली दंगों के दौरान क्या कुछ वहां पर हुआ, और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर काबिज हो जाती है तो ये जाहिर सी बात है, ये सोचने की बात है कि मुस्तफाबाद जैसी सीट जहां पर लगभग 45% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, वहां पर भी बीजेपी ये सीट अपने पाले में ले जाने में कामयाब हो रही है। तो ये सोचने की बात है, और कहीं ना कहीं इसका आप ये कह सकते हैं कि AIMM की वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्या ऐसा कहा जा सकता है अमलेंदु जी? नहीं, देखिए उषा, इसमें MIM की वजह से हुआ, वो MIM तो बात की चीज है, वो हुआ ताहिर हुसैन की वजह से। ताहिर हुसैन की जगह अगर MIM कोई दूसरा प्रत्याशी दे देती तो क्या यही स्थिति होती? जी बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती ना। और ताहिर हुसैन किसके पार्षद थे? जैसा आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। ताहिर हुसैन को जब किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है तो आम आदमी पार्टी ने कैसे दोषी ठहरा दिया था? भाई बीजेपी की सरकार ने अगर कोई मुकदमा दर्ज कराया और आपने निकाल के पार्टी से बाहर कर दिया, और आरोपी हैं, अभी तक आरोपी है वो व्यक्ति भाई जी। अभी तक मुकदमा उस पर फाइनल नहीं हुआ, अभी तक चार्ज उस पर फ्रेम नहीं हुआ है। तो जब उसे सजा होगी तब सजा होगी ना। तो आपने तो सजा पहले दे दी, आपने तो मान लिया कि वो व्यक्ति उसका दोषी है। तो जिसको आपने दोषी मान लिया था, तो अगर वो आपको चोट पहुंचाया तो दर्द आपको क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो ये MIM की मैं नहीं कहूंगा कि MIM की वजह से, ये ताहिर हुसैन ने चोट पहुंचाई है जी। और ये आम आदमी पार्टी की जो नीतियां, जो कहा ना अहंकार की जो बात की, अहंकार नहीं, ये आपकी जो अवसरवादिता है, जो आप लगातार कहते हैं कि हमारी साहब कोई विचारधारा नहीं है, हम तो बिजली और पानी। अरे बिजली और पानी विचारधारा होती है क्या? वो तो कोई भी सरकारें देंगी ही। अरे बिजली पानी सरकारों का और सरकारों का भी नहीं, वो तो प्रशासन का काम है जी। भाई, सरकार नीति बनाएगी और उसको एग्जीक्यूट करना प्रशासन का काम है। बिजली पानी देना उनकी मजबूरी है, जिम्मेदारी है। और अमलेंदु जी, एक और बात इसमें आप ये देखें कि जिन मुसलमानों ने कांग्रेस से छिटक कर झोली भर भर के आपको वोट दिया,
कोई भी एक भी संजय सिंह के अलावा, संजय सिंह सिर्फ अमानतुल्लाह खान के लिए कैंपेन करने के लिए गए, उसके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा किसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन करने के लिए नहीं गया। तो आपको उनके वोट चाहिए, लेकिन आप कैंपेन करने भी नहीं जाएंगे। आप सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं, आप मंदिर मंदिर जा रहे हैं, आप वो सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो आप खेल रहे हैं, तो लोगों को लगेगा भाई जो इसकी मास्टर है हम उसी को वोट दे देते हैं फिर। बिल्कुल। और बुशरा जी देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कैडर नहीं है। संजय सिंह जो है वो एनजीओ जरूर उनका था, उससे आए निकल कर आए हैं, लेकिन वो कभी एनजीओ से नहीं आए हैं। संजय सिंह जो आए हैं वो समाजवादी पार्टी की राजनीति से आए। उसका जो युवजन समाज संगठन यूथ का होता है, उसके उत्तर प्रदेश के स्टेट के सेक्रेटरी रहे हैं, वहां से निकल कर आए। तो वो पीछे काम वो करता है, संजय सिंह के पीछे जो दिखाई पड़ता है। और आप देखिए कि तमाम मसलों पर संजय सिंह की भूमिका आम आदमी पार्टी से अलग दिखाई पड़ती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की एकता को बात लेकर हो, चाहे वो अडानी के मसले पर हो। तमाम ऐसे मसले होते हैं, चाहे मोदी के ऊपर सीधे हमले करने की होती है, संजय सिंह की भूमिका आम आदमी पार्टी से अलग नजर आती है। तो संजय सिंह की भूमिका को आप आम आदमी पार्टी से जोड़कर नहीं देख सकते, उसको केजरीवाल से जोड़कर नहीं देख सकते। सवाल है कि केजरीवाल की भूमिका क्या है जो आप तय करते हैं, मनीष सिसोदिया की भूमिका क्या है, दो लोगों की। क्या दिल्ली दंगों के बाद अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई दिए? शाहीन बाग पे जब आंदोलन चल रहा था, सबसे पहले उस पर लॉकडाउन की शर्त लगाने वाले कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे। पूरे देश भर में तो लॉकडाउन की शर्तें बहुत बाद में बल्कि ये कहा था कि शर्जील इमाम अगर हमारी पुलिस होती तो अब तक तो कब का हमने केस दर्ज कर दिया। हाँ। आतिशी ने भी कहा था, केजरीवाल ने भी कहा था। हाँ। तो जो आपकी पॉलिसी, तो मतलब आप ये पॉलिसी भी करेंगे, आप मोहन भागवत को पत्र भी लिखेंगे कि साहब आप हमारे साथ खड़े होइए, और फिर आप चाहेंगे कि मोहन भागवत के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं वो आपको वोट भी दे दें। तो मोहन भागवत से लो ना वोट। बिल्कुल ऐसा जैसे एक बच्चा होता है ना, अपने पेरेंट्स से शिकायत करता है, बिल्कुल ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब चिट्ठी लिखी आरएसएस को, आप आरएसएस को चिट्ठी क्यों लिखेंगे और आपको आरएसएस को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या पड़ी? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपका कोई विचार नहीं है और यहां पर डेवलपमेंट की आप राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ आप आरएसएस को चिट्ठी लिखते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जिस तरह का एक कंफ्यूजन जो आप पैदा करेंगे, आपने जिस तरह की राजनीति की, आपने जिस तरह से जो मुस्लिम मतदाता हैं उनसे पूरी तरीके से आपने किनारा किया, आपकी चाहे कोविड के दौरान, चाहे मरकज को लेकर जो आपकी रणनीति रही हो, और जिस तरह से बाकायदा तौर पर लेटर लिखा गया हो और उसका ठीकरा मरकज पे ही फोड़ा गया हो, तो जाहिर सी बात है वहां की जनता को जब मौका मिलेगा तो वो आपको जवाब देंगे। आपको लगा मनीष सिसोदिया को वहां पर भेज दिया जाए और मनीष सिसोदिया वहां से जीत जाएंगे, लेकिन लोगों ने बता दिया और भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत गई, और जितने मतों से मनीष सिसोदिया हारे हैं उससे कहीं ज्यादा जो है वो कांग्रेस को वहां पर फरहाद सूरी जो है उनको मत मिले हैं वहां पर। तो ये समझने की जरूरत है कि अगर आप कोई स्टैंड नहीं लेंगे तो आपका हश्र क्या होगा, वो फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है समीर आत्मज जी। और सवाल ये भी कि लोग कहीं ना कहीं, जहां कहीं भी कांग्रेस मजबूत है और जहां कहीं वो मजबूती से लड़ रही है, राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा जिस पर मुसलमानों को भरोसा हो रहा है, जिस पर दलित कम्युनिटी को, वंचितों को, उन पर भरोसा हो रहा है, वो चाहे मायावती से छिटक कर वहां जा रहे हो या फिर वो कहीं और चले गए कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी हो या फिर यहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की नजर से जरूर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है, बार बार ये चर्चा हो रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाई होती और बीच में ढीली नहीं पड़ती तो परिणाम कुछ और होते, और ये ट्रायंगुलर फाइट जो वास्तव में होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। तो इसलिए कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान उतना कम से कम पिछले 2 चुनाव की तुलना में तो उसने बेहतर परफॉर्म किया है। सीटें भले नहीं आई, वोट परसेंटेज उसका बढ़ा है, पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ढुलमुल रवैया और विचारधारा, कोई नई विचारधारा हो या ना हो, कम से कम आपकी प्रतिबद्धता तो होनी चाहिए उन वोटर्स के प्रति जिनके जो आपके साथ खड़े हैं, उनको आपसे अपेक्षा होती है। तो आप वोटर्स का उनसे वोट लेते समय तो आप उनसे तमाम तरह की बात करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आपको फ्री बिजली दे रहा हूं और पानी दे रहा हूं, बस हो गया। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि लगातार वो चीजें जो आप सरकार में आने से पहले कहते हैं वो बीजेपी पर भी लागू होती है। और आप देखिए ना, 2024 का भी जो लोकसभा चुनाव हुआ है पिछले साल, उसमें
क्या हुआ था पूरे चुनाव के दौरान? संविधान का मुद्दा तो था ही अपनी जगह और सारे मुद्दे थे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह भी था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2013 के तमाम जो बोला करते थे भाषण में, उनकी क्लिप्स कितनी वायरल हो रही थी, उसका असर चुनाव के परिणाम पर भी दिखाई पड़ा। और एक चीज हम कहेंगे, ये मुझे इन दोनों चुनाव परिणामों से ये साफ दिखाई पड़ रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव और ये 2025 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव। यहां आप लुभावने वादे करके मतदाताओं के वोट ले सकते हैं, लेकिन आप किसी एक पार्टी का डर दिखाकर वोट नहीं ले सकते। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन पूरा इसी पर आधारित रहा कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपकी जमीन बांट लेगी, भैंस बांट लेगी, बकरी बांट लेगी, ये बांट लेगी, वो बांट लेगी। था कि नहीं? और यहां पर इन्होंने क्या दिखाया कि आप भारतीय जनता, अब अरविंद केजरीवाल के भाषणों का सबसे प्रमुख पार्ट यही था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो बिजली आपको फ्री मिल रही है, रोक देंगे, ये रोक देंगे, वो रोक देंगे, ये बंद कर देंगे, मुफ्त में बसों पर जो यात्रा हो रही है सब बंद हो जाएगी। डर की राजनीति, डर की राजनीति। तो आप अपने से क्या दे रहे हो, ये तो मतदाता एक बार विश्वास करेगा। अगर आप दे रहे हो, नए जा रहे हो तो सोचेगा, चलो उम्मीद पालेगा, लेकिन किसी का डर दिखाओगे तो वो नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पर एकाएक बहुत भरोसा हो गया, वो मतदान प्रतिशत से भी समझ में आ रहा है कि फाइट नेक टू नेक ही रही है, लेकिन ये तमाम फैक्टर्स ऐसे रहे जिन्होंने मतदाताओं को खास तौर पर आम आदमी पार्टी और उनमें भी खास तौर पर अरविंद केजरीवाल से लोगों को नाराज किया और लोग गुस्सा हुए। ढुलमुल राजनीति है और बातें आप बहुत करोगे और खुद उस पर अमल कितना करोगे वो कहीं से नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब चीजें और इन सब चीजों के आधार पर आपने इतने साल सरकार चलाई, परिणाम कुछ नहीं दिखाई पड़ा ऐसा कुछ। आप दिल्ली की सड़कें, तमाम सड़कें जो हैं, और वो कोई हम लोग आज नहीं बात कर रहे हैं, वो हमेशा बात करते रहते हैं कि बहुत सारी सड़कें ये तभी की है जो 10 साल 12 साल पहले 15 साल पहले दिखाई पड़ती थी। कितने आपने दिल्ली की सड़कों को सुधारा है, जो जाम की समस्या है आपने कितना सुधारा, तब से लेकर अब तक कोई बहुत परिवर्तन तो हुआ नहीं। और आप थोड़ा अंदर आप जाइए, थोड़ा सा मोहल्लों में, वहां की सड़कों की क्या हालात है, सफाई की क्या स्थिति है। कूड़े के पहाड़ की चर्चा हो ही रही है कि दिल्ली के हर कोने में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें, इन पर आपने कुछ काम नहीं किया और हर चीज के लिए आप एमसीडी भी आपके पास है और एमसीडी भी आपके पास है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप भी आप लगाइए, तो आपके आरोप लगाने का उनकी इंटेंसिटी क्या होती है। आप कहते रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में यमुना में जहर डाल दे रही है, तो आदमी मतदाता आपका मूर्ख नहीं है, वो सब कुछ समझता है। आप क्या कर रहे हैं उस पर अब आपको जवाब देना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ रहा है। दोनों ही पार्टियां आम मतदाताओं के मुद्दों से बहुत दूर थीं। अब ये तो कांग्रेस पार्टी उस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी जिस मजबूती से उसको लड़ना चाहिए था, नहीं तो परिणाम बिल्कुल अलग होते। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि दिल्ली उसका बहुत बड़ा आधार था। दिल्ली से ही उसकी पूरी जो कह लीजिए कि ताकत थी, वो दिल्ली की सरकार होने की वजह से थी। क्या आपको लग रहा है पंजाब में भी मुश्किलें हो सकती हैं? और अब क्या आपको यह भी लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चिंता और टारगेट उनका यह होना चाहिए कि जो भी उनके एमएलए चुनकर आते हैं वो उनके साथ इंटैक्ट रहें, उनके साथ रहें, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन वो तभी निभा पाएंगे जब उनके जो एमएलएज हैं वो उनके साथ इंटैक्ट रहें, क्योंकि बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती रही है और जो आम आदमी पार्टी के जो एक तरह से वो सत्ता का सुख भोगती रही है जब से वो आई है, जब से उसकी पार्टी बनी है, तब से वो लगातार सत्ता में है। तो ऐसे में जो एमएलए जो हैं वो जो अभी जीत कर आते हैं वो क्या विपक्ष में उसी तरह से बैठे रहेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए कि उनके अपने विधायकों को बचाए रखना, रोके रखना। आप देखिए जरा सा, चुनाव से ठीक पहले जिन विधायकों को जो सिटिंग एमएलए थे उनके टिकट कट गए तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जबकि उनको ये भी पता बने चुनाव से ठीक पहले चले गए। उनको ये पता है कि अब हमको कोई टिकट नहीं मिलने वाला है। तो आप ये देखिए कि आपकी पार्टी की विचारधारा से कितना लोग इंटैक्ट है, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते हैं। जरा सा आपने किसी के अगेंस्ट एक्शन लिया तो वो चला गया, और जो वास्तव में टिके रहे उनके साथ आप खुद नहीं टिके रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब इनकी चुनौती को बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि
दिल्ली जो इनकी मजबूती का मुख्य स्तंभ था, मुख्य आधार था, वो दिल्ली में इनकी अपनी सरकार थी। वो सरकार अब चली गई है तो फिर चुनौतियां, बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आने वाली हैं और मुश्किलें तो जाहिर सी बात है खड़ी होंगी। सबसे बड़ी बात यह कि अब जिस तरह से अभी यमुना वाले मामले में भी जो इन्होंने बयान दिया था कि जहर घोल दिया, उस पर भी FIR है। अभी ED CBI के जो केसेस चल रहे हैं, वो दिल्ली शराब घोटाले वाले, वो चल ही रहे हैं, सब जमानत पर हैं, सब जमानत पर है। अब कब फिर से चले जाएं तिहाड़, और अब क्या तिहाड़ चले जाएंगे तो उसी तरीके से विरोध में आपके लोग आएंगे बीजेपी के खिलाफ और उनके खिलाफ। तो ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। तो चुनौतियां तो अब बहुत बड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपको अंदाजा था कि आप हो सकता है कि सरकार में ना आए, लेकिन सुबह भी जो आपके नेता हैं सौरभ भारद्वाज हैं, वो किस तरह का बयान दे रहे हैं कि इंडिया कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें भी हैं कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी जिसका पैन इंडिया इतनी खराब स्थिति में भी कम से कम वो पार्टी है विपक्ष में एकमात्र पार्टी जिसका पूरे राज्य, पूरे देश में आधार है, थोड़ा बहुत कहीं कम कहीं ज्यादा, उसको आप इस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे, और उसने आपके साथ बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक कोशिश की कि हाँ गठबंधन यहां पर हो जाए। तो ये सारी चीजें आप भले कितना भी कहिए, लेकिन कहते नहीं एक मुहावरा है कि पब्लिक है सब जानती है, तो सबको पता है लोगों को। और ये इस तरह का एटीट्यूड जो आम आदमी पार्टी का रहा, उसने सबसे ज्यादा उनके जो समर्पित मतदाता रहे उनको भी प्रभावित किया है। जी बिल्कुल। और ओखला से अमानतुल्लाह खान ने जीत दर्ज की है, उनके लिए भी इस बार की लड़ाई अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। वहां से भी AIMM ने शिफाउर रहमान को अपना कैंडिडेट बनाया था, वहां पर भी AIMM को वो लोगों ने वोट नहीं किया है। यहां पर ये बताना बेहद जरूरी है कि चाहे ताहिर हुसैन की बात हो या शिफाउर रहमान की हो, लोगों ने उस कैंडिडेट को एक सिंपैथी वोट दिया है। एक कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी के तौर पर कि हम एक कम्युनिटी के तौर पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से लोगों ने वहां पर वोट किया है। ये साफ तौर पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ये कहा कि वो AIMM की आइडियोलॉजी या असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की सियासत करते हैं उससे वो बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनको वोट किया। अमानतुल्लाह खान ने जीत दर्ज कर ली है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं उनको। अभी बाकी रह गया सर, आप चुनाव जीत चुके हो, क्या कुछ कहेंगे आप? अभी रह गया, अभी खोलने का रह गया, अभी कितना राउंड का बचा? अभी बात चला। दिल्ली के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? दिल्ली के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? बहुत अफसोस है, इसकी उम्मीद नहीं। अभी बाकी रह गया सर, आप चुनाव जीत चुके हो, क्या कुछ कहेंगे आप? अभी रह गया, अभी खोलने का रह गया, अभी कितना राउंड का बचा? अभी बात चला। दिल्ली के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? दिल्ली के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? बहुत अफसोस है, इसकी उम्मीद नहीं। अभी बाकी रह गया सर, आप चुनाव जीत चुके हो, क्या कुछ कहेंगे आप? अभी रह गया, अभी खोलने का रह गया। अमानतुल्लाह खान को आप सुन रहे थे अभी, हालांकि उनके जो जितना मैं सुन पाई, उन्होंने कहा कि अभी कुछ राउंड्स रह गए हैं, अभी वो देखना होगा अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कि अमानतुल्लाह खान ने लेकिन सुबह से ही लीड बनाई हुई थी कुछ, क्योंकि अलग अलग पॉकेट्स में जब EVMs खुलती हैं तो अलग अलग तरह के नतीजों और लीड्स बनती हुई नजर आती हैं। और वहां का ओखला की जो सीट है वो काफी बड़ी सीट है और वहां पर मुस्लिम मतदाता काफी बड़ी तादाद में है, लगभग 55% के आसपास हैं। और वहां पर बीजेपी अपना खाता बहुत साल हो गए हैं तब से नहीं खोल पाई है, लेकिन ये लग रहा था कि कहीं AIMM और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों की लड़ाई में जिनका वोट बैंक मुस्लिम मतदाता है, बीजेपी कहीं चुनाव ना जीत जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये सीटें वो हैं जहां ये दिखना है कि मुस्लिम मतदाता जो है उसका रुझान किस तरफ रहा। उन्होंने क्या आम आदमी पार्टी को वोट किया या फिर उन्होंने कांग्रेस को वोट किया या फिर इंडिपेंडेंट यानी कि जैसे AIMM है उस तरह के कैंडिडेट्स को किया, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये 23 सीटें जो हैं, ये कौन सी वो 23 सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कराती हुई नजर आ रही है, या ये जो रुझान है ये धीरे धीरे नतीजों में जो बदल रहे हैं, वो कौन सी सीटें हैं जहां अभी भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। क्योंकि अगर अभी भी हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो आम आदमी पार्टी को 43.80% वोट परसेंटेज उनका रहा है, बीजेपी का 45.77% रहा है, और कांग्रेस की बात करते हैं तो 6.37%, यानी कि दहाई का आंकड़ा भी वो
पार नहीं कर पा रही है। ये बेहद चिंता की बात आम आदमी पार्टी से के लिए जितनी है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के लिए है, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी ने कैंपेन किया, यहां पर हमने देखा कि लास्ट के दिनों में बहुत कम सीटों पर ही सही लेकिन प्रियंका गांधी ने भी कैंपेन किया, लेकिन उससे बात नहीं बन पाई। ये साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि चुनाव पूरे 5 साल जब सरकार एक बन जाती है और अगला जब चुनाव होता है वो पूरे 5 साल का चुनाव होता है। उन 5 सालों में आप कितने कहां किस तरह से लोगों के लिए लड़ते हुए नजर आए, इस सब पर डिपेंड करता है। वो तो नजर नहीं आया और वो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज में बहुत गिरावट यहां पर देखने के लिए नहीं मिलती है। 52 से 43.80%, लेकिन बीजेपी 38 से 45.77%। अभी तक इसमें बदलाव होगा अभी वोटिंग परसेंटेज में, क्योंकि जैसे जैसे ये नतीजे, ये रुझान जो है नतीजों में बदलेंगे, फाइनल टैली जब आएगी तब ये हम एग्जैक्टली आपको बता पाएंगे कि फाइनल वोटिंग परसेंटेज किस पार्टी की कितनी रही है। लेकिन यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में जयशंकर जी बहुत नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी को, लेकिन सीटों के लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान 62 से 23 पर। आवाज खोलिए। पहले भी जी नहीं खुली हुई आवाज। जी जी इससे पहले के राउंड में भी हम यही बोल रहे थे कि भाई मतदान का जो प्रतिशत रहा, मतदाताओं का जो प्रतिशत रहा है, वो तो उसमें आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा लूज नहीं कर रही है। हालांकि 8-9% उसका लॉस हुआ है, लेकिन कांग्रेस का जो 2% बढ़ा है वही 2% इनका घटा है। भाजपा का भी जो है वो लगभग उसी के आसपास रहा, मतलब तो भाजपा को 7-8% ज्यादा मिला है। लेकिन सीटों में इतना बड़ा बदलाव हो गया, ये सोचने वाली बात है। जो अमरेंदु जो कर रहे थे उसको समझने की बात है कि आखिर में क्या है, कौन सा वैदिक गणित है या एंटायर अर्थमेटिक है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो सुना था हमने, अब एंटायर अर्थमेटिक या एंटायर केमिस्ट्री क्या है। मत प्रतिशत तो लगभग बराबर होता है, या हरियाणा को देखें तो मत प्रतिशत तो कांग्रेस का ज्यादा होता है लेकिन सीटें ज्यादा बीजेपी के पास जी। तो इसको कहीं ना कहीं इसको एक बार फिर से कि आम आदमी पार्टी की कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा मतों से बढ़त हुई हो, बहुत ज्यादा मतों से जीते हो, और कुछ सीटों पे बीजेपी के लोग कम वोटों से जीते हो, तो उससे भी थोड़ा सा परसेंटेज, जैसे मान लीजिए जितने हम आम आदमी के जो स्टालवर्ड्स जिनको हम कहते हैं, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ हो, सोमनाथ भारती हो, या और लोग हैं, तो इनके वोट का परसेंटेज बहुत कम रहा, हार का परसेंटेज बहुत कम रहा, कम मतों से हारे हैं ये, और बीजेपी के कम वोटों से जीते हैं लोग। तो हो सकता है कि साथ इसका भी एक परिलक्षण उधर हो सकता है जी। लेकिन जैसे जंगपुरा की बात करें, जो आप बात करें जयशंकर जी, जंगपुरा में सिर्फ 675 मतों से हारे हैं मनीष सिसोदिया, और 7350 जो हैं वो फरहाद सूरी को मिले हैं। फरहाद सूरी को मिले हैं, तो यही वही कह रहा था मैं कि भाई ऐसे हमको बता रहा हूं मैं, जिस तरह मैं भी एक बार देख रहा था, तो ऐसी दर्जन 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों के कारण आम आदमी पार्टी को अपनी सीट गंवानी पड़ी है। हालांकि कांग्रेस किसी एक सीट पे जमानत बचा पाई हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। कोई ऐसी सीट नहीं दिखाई दी है जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवारों की या उम्मीदवार की जमानत बच गई हो। कांग्रेस को अगर चुनाव लड़ना था तो जिस समय अरविंद केजरीवाल का जो बयान आप बता रहे हैं कि वो जेल से निकलने के बाद कहा कि हम अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस को उसी समय से पूरे तरह से मैदान में आ जाना चाहिए था। उस समय से पूरी तैयारी, पूरे दमखम के साथ, वो आपने किया नहीं। अब ऐन मौके पे आप 70 सीटों पे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, फिर राहुल गांधी बीच चुनाव में बीमार हो गए, उसके बाद वो महू पहुंच गए, अगले दिन महू भी पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं एक गड्ढमड्ढ वाली स्थिति रही। और कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया कि कांग्रेस जो है जीतने के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये मैसेज जाना जो है ये दोनों के लिए घातक साबित हुआ। मैंने सुना कि शरद पवार ने भी मैसेज भेजा और भी कई लोगों ने भेजा कि भाई इतना भी नहीं जाना चाहिए, और जिस ढंग का चुनाव अभियान चलाया गया दोनों तरफ से, आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह से राहुल गांधी और नेशनल हेराल्ड का मामला और ये सारे मामले उठाल करके कहा कि आप जमानत पे बाहर हैं और ये है वो है और आपको क्यों नहीं किया गया, उसी तरह से राहुल गांधी ने भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुहिम चलाया, और उसमें वो भूल गए कि भाई
जिस अरविंद केजरीवाल के तथाकथित शराब घोटाले की आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आपने आंदोलन किया था। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो राहुल गांधी उनके गए थे, लोग कांग्रेस के बड़े नेता उनके घर भी गए थे और उसके लिए इशू बनाया था उसको, और उसी इशू पे आप उनको घेर रहे हैं। तो मतलब दिल्ली का मतदाता थोड़ा सा पढ़ा लिखा और समझदार भी है कि आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कब आप कैसे बदल जाते हैं। अब मुश्किल यही है कि अब क्योंकि अब बिटरनेस इतनी आप बढ़ा लेते हैं आप लोग कि फिर आगे चल करके ये सोचते नहीं है ना कि वो इससे रहे कि भाई इतनी भी नहीं दुश्मनी हो, अदावत ऐसी नहीं हो कि मिले तो शर्मिंदा ना हो। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, चूंकि अपोजिशन की राजनीति तो अपोजिशन को करना ही है, दिल्ली हारे चाहे जीते, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में तो मिलजुल करके आपको काम करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से जीतते चली जा रही है, अपने एक एक राज्य अपने कब्जे में करते चली जा रही है, और उसको देखते हुए उसका अहंकार तो चरम पे पहुंच जाएगा, निश्चित रूप से पहुंचेगा। अभी जो अमित शाह की भाषा जो आप बता रही थी, दिखा रही थी, वो भाषा वही है। तो उस पे चोट लगाने की। और दूसरा, एक हमारे मित्र शायद अमलेंदु ही कह रहे थे क्या कि भाई जब हुआ था आपने शपथ क्यों लिया था महाराष्ट्र की विधानसभा में, अगर आपको लगा था कि गलत हुआ है, ये हुआ है, भाई ऐसे नकारा विपक्ष से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। 140 सांसद जो हैं निलंबित कर दिए गए एक झटके में। उनका कार्यकाल 2-4 महीने का बचा था, उस समय तक के लिए हमारे सांसदों ने त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं समझी थी। ये लड़ाई लड़ेंगे, 4 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था उस समय। जिस ढंग से सारे सांसदों को, पूरे अपोजिशन को निलंबित कर दिया, वो लड़ाई तो आप लड़ नहीं सकते। इसके पहले जब आंदोलन होते थे, गुजरात का आंदोलन था, बिहार का आंदोलन था, कितने विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया था, और जबकि 2-2.5-3 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। तो उस तरह की अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज आप विचारधारा की राजनीति को तिलांजलि दे चुके हैं। आप किसी विचार के साथ, विचारधारा के साथ अगर बात भी करते हैं, भाषणों में कहते भी हैं, तो उसके प्रति आपकी पार्टी का कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं उस दिन का इंतजार करता रहता हूं बार बार कि राहुल गांधी जो बात बोलते हैं वही बात उनकी पार्टी के तमाम जनरल सेक्रेटरी, CWC के मेंबर्स क्यों नहीं बोलते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बोलते हैं। एक भी बयान नहीं आता है। जैसे लग रहा है कि सारा ठेका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लिया हुआ है कि वो अपना दिन भर में घूमते रहेंगे, मोहब्बत की दुकान लेकर चलाते रहेंगे, और आप बैठ के माल मलाई खाने के इंतजाम में रहेंगे कि आपको राज्यसभा टिकट मिल जाए, आपको कहीं प्रभारी मिल जाए, जहां सरकार है वही का प्रभार आपको मिल जाए, ताकि आपका वो सारा सा खेल तमाशा बनता रहे। चुनाव हो तो सभी सीटों पे लड़ने की वकालत करिए, और सभी सीटों में कुछ AICC से पैसा मिल जाएगा, अब कुछ सामने वाला भी दे देगा। हमारी जानकारी है कि बीजेपी ने भी काफी फंडिंग की है दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लोगों को, ताकि आप थोड़ा मजबूती से लड़े। हालांकि उतनी मजबूती से लड़ नहीं पाए लोग, लेकिन इन सारी बातों पे कभी न कभी विचार करना पड़ेगा। और कांग्रेस को मैं कह रहा हूं कि एक बात, जो उनके अंदर स्लीपर सेल है, उनसे आपको निजात पानी पड़ेगी, चाहे किसी भी कीमत पर। और उसका पता लगा करके, अच्छा राहुल गांधी कह देते हैं कि भाई जिनको जाना हो चले जाए, अरे भैया कोई नहीं जाने वाला है, वो यहीं बैठे रहेंगे, वहीं आपकी लुटिया डुबोने के प्रयास में लगे रहेंगे। इसलिए आपको ही करना होगा जो। अच्छा मुश्किल क्या है कि आप 10 साल से यही काम देख रहे हैं, 10 साल से यही चल रहा है, और आप किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। भाई आपकी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 370 हटाने का समर्थन किया था। आप कुछ नहीं कर सके थे, आपकी पार्टी में थे वो। तो इस तरह के तमाम उदाहरण मिल जाएंगे अगर हम खोजना चाहेंगे तो। कोई इशू हो, किसी पर भी आप बयान वीर तो हो सकते हैं, भाषण वीर हो सकते हैं, लेकिन एक्शन में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है ना। उत्तर प्रदेश में आज कोई चुनाव नहीं हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है? अभी PCC बनी कि नहीं बनी, DCC बनी कि नहीं बनी, बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है वहां पे? कहीं कोई एक्टिविटी है, कहीं कुछ है, कहीं दिखाई दे रहा है कि कोई आंदोलन हो रहा है जन समस्याओं को लेकर के, या किसी भी सवाल पर जो है वो कोई लड़ रहे हैं? तो जब तक आप उसको देखिए, आज इलेक्शन मोड में आप 365 दिन रहते नहीं है, तो कम से कम एजिटेशन मोड में तो रहिए। वो भी आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एजिटेशन से आपका बहुत 36 का आंकड़ा रहा है, कभी उस ढंग से आपने किया ही नहीं है। सत्ता की राजनीति आप करते रहे हैं, लेकिन 10-11 साल कम नहीं होते हैं। 10-11 साल में आप सत्ता से बाहर हो गए। लोकसभा के चुनाव ने आपको एक संजीवनी दी
52 सीटों से बढ़ा करके आपको 99-100 सीटों का के आंकड़े तक पहुंचा दिया, लेकिन उससे आप सबक लेकर के उससे आगे बढ़ने की राजनीति करते, उसके बजाय आप और नीचे चले जा रहे। उसके तुरंत बाद हरियाणा हारे, फिर महाराष्ट्र हारे, और उसमें भी कोई ठोस एक्शन आपके पास नहीं है कि कुछ आप कर पाएंगे। दिल्ली निकल गई, दिल्ली तो खैर मतलब 0/0 पिछले 3 चुनावों में अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी किसी एक राज्य में 0/0 रहे तो बहुत चिंता की बात है। आप कुछ भी कर लीजिए, और आपका राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव मैदान में है, उसके बावजूद 70 सीटों पे लड़ करके आप अगर 0/0 रह रहे हैं लगातार 3 चुनावों में। नहीं, शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छे काम किए थे दिल्ली में, लेकिन ये मत भूलिए कि उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस चुनाव हारी थी, वो खुद भी चुनाव हार गई थी। तो या तो उनको आप बेच नहीं सके, उनके अच्छे कार्यों को आप बेच नहीं सके। तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आम आदमी पार्टी मैदान में आई, आप मैदान छोड़कर भाग गए। आपने एक तरह से पूरा स्टेट ही जो है एक पार्टी को दे दिया, और आप हार मानकर, पूरे हमेशा के लिए हार मानकर आप चले गए। वो साफ तौर पर दिखा, वरना शीला दीक्षित ने जो काम किए थे, भले ही वो हार गई, अरविंद केजरीवाल भी तो अब चुनाव हार गए हैं, भले ही वो हार गई हों, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं थी कि आप बिल्कुल ये कह दें कि एक तरफा है चुनाव। जी दूसरा, किसी ने आपको रोका है क्या? जी, आप सरकार में नहीं हैं भाई। आज लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ आपका संबंध हुआ है, इंडिया अलायंस के साथ आप जुड़े हैं लोकसभा के चुनाव में, उसके पहले तो नहीं जुड़े थे। तो उन सालों में आपने क्या, कौन सा आंदोलन किया? दिल्ली की सरकार के खिलाफ या केंद्र की सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपने कौन सा मूवमेंट किया? किस सवाल को? पानी है, बिजली है, सड़क है, गंदा पानी है, प्रदूषण है, जो कुछ भी है, किस सवाल पे कांग्रेस के लोग आंदोलित हुए? आप बैठ के कनॉट प्लेस के एम्बेसी रेस्टोरेंट में और यहाँ बैठ करके आप राजनीति करते रहेंगे, कॉफी हाउस में बैठ करके आप पूरे दिल्ली की राजनीति तय करते रहेंगे, ट्वीट कर देंगे, उससे आपकी राजनीति चल जाएगी, और आप बड़े से बड़े पद भी हासिल कर लेंगे आईसीसी में। आपको राज्यसभा टिकट मिल जाएगा। आप एक चुनाव न जीत पाए, न कोई जिता पाए, लेकिन फिर भी आपको राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा। मतलब ये राजनीति कांग्रेस में ही हो सकती है। बीजेपी वाले नहीं ऐसा करते, वो लात मार के भगा देंगे, भाग यहाँ से, तुम्हारे कारण पूरी पार्टी डूब रही है। लेकिन ये हो रहा है कांग्रेस में। अगर राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे और नहीं कोई एक्शन मोड में आएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं बिहार ना हाथ से निकल जाए। बिहार तो निकला ही हुआ ही है अभी भी, क्योंकि एनडीए के पास में ही है। अगर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल मिल करके ईमानदारी के साथ, देखिए मैं कहता हूं ईमानदारी के साथ, गठजोड़ होना चाहिए ईमानदारी के साथ। दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव का गठजोड़ हुआ था, उसमें ईमानदारी नहीं थी। उसमें दोनों एक दूसरे को हराने के प्रयास में लगे हुए थे। हम तो बहुत सारे इलाकों में गए थे, उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो उनका कोई कैंडिडेट आया ही नहीं। उस समय हमारे पास एक बड़े नेता थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि हमको नहीं लगता कि साथ में एक भी सीट हम लोग को नहीं मिल पाएगी, जबकि दोनों मिल करके चुनाव लड़े थे। तो ये सारी चीजें हैं, उसमें आपको तय करना होगा कि हमको गठबंधन की राजनीति करनी है कि नहीं करनी है। करनी है तो ईमानदारी से करनी है कि नहीं करनी है। गठबंधन की राजनीति करनी है तो ईमानदार रहना होगा। कांग्रेस पंचमढ़ी तक थी, हम एकला चलो की राजनीति करेंगे। 2004 में जब आए, शिमला में उनका हुआ, उसमें कहा कि नहीं हमको गठबंधन की राजनीति में जाना है। अभी भी उसी उहापोह में फंसे हैं। कभी सोचते हैं कि नहीं साहब, पहले रीजनल पार्टी को खत्म करो, फिर हमारा काम हो जाएगा, और पता लगा कि उसके रीजनल पार्टी को खत्म करने के चक्कर में खुद भी खत्म होते चले जा रहे हैं, फायदा किसी और को मिलते हुए जा रहा है। तो एक चीज तय कर लीजिए, अगर आपको गठबंधन की राजनीति नहीं करनी है, एकला राजनीति करनी है, तो उसकी शर्तें हैं ना। उसके लिए संगठन आपको मजबूत होगा, संगठन की इकाइयां खड़ी करनी होगी, संघर्ष के कार्यक्रम तय करने होंगे, और संघर्ष करते हुए दिखना पड़ेगा। जन समस्याओं के साथ आपको जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, यूपी में जब तक ये नहीं करेंगे तब तक स्थिति जो फिलहाल नजर आ रही है, अब इससे मैं ये तो नहीं कह सकती कि इससे कोई बदतर, लेकिन जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है वैसी ही बनी रहेगी। ये बहुत सोच विचार की जरूरत है। आप नेशनल पार्टी हैं, आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आप इस सब चीजों का दम भी भरते हैं, लेकिन आप जमीन पर कहां हैं, ये सवाल जरूर खड़ा हुआ है। और इस बीच 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल सिन्हा जी और सुनील शुक्ला जी, दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले सुनील शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊं, एक और आंकड़ा जो मैं यहां पर रखना चाह रही थी, सौरभ भारद्वाज, जिनकी शायद कम उम्मीद थी
कि वो चुनाव हारेंगे और कोई इस तरह की उनकी सीट पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं नजर आ रही थी। वहां आप ये देखिए कि 3188 मतों से वो चुनाव हारे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले हैं वहां से 6711। तो ये जो बड़े चेहरे हैं खास तौर पर आम आदमी पार्टी के, वो जहां हारे हैं वहां पर उससे जितने मतों से हारे हैं उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वहां पर मत मिले हैं। अब ऐसे में सौरभ भारद्वाज की बात तो हम बार बार कर रहे हैं, सुबह भी बहुत अहंकार में चूर होकर वो इस तरह से कह रहे थे कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, और अपनी सीट वो हार गए। सुनील शुक्ला जी, जो कुछ फिलहाल दिल्ली में हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज में तो उतना फर्क नहीं नजर आ रहा है अभी तक की, अगर हम बात करें तो लगभग 2.5% का ही फर्क है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में, लेकिन सीटों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। कि कौन सी वो चीजें आपको लगता है जो आम आदमी पार्टी को ले डूबी, जहां उनके तमाम बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती से लेकर सत्येंद्र जैन, हर कोई चुनाव हार गया? यह बात फिर से प्रमाणित हुई है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ही लड़ना होगा। अरविंद केजरीवाल साहब ने ही यह बात शुरू की इसकी कि वो किन किन राज्यों में वह इंडिया दल समूह के साथ मिलकर लड़ रहे थे। मैं मानता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की मजबूती भारतीय जनता पार्टी की कोई कमजोरी नहीं है। इंडिया दल समूह में अगर आम आदमी पार्टी थी तो आम आदमी पार्टी गैर भाजपा राजनीति को कमजोर करने का ही काम कर रही थी उसके अपनी हरकतों से। केवल कांग्रेस के ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो गैर भाजपा राजनीति के लिए सक्रियता रखे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पैमाने पर अगर किसी को श्रेय दिया जा रहा है तो कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कौन सी पार्टी है रही जो लगातार और पूरी सक्रियता के साथ बीजेपी का विरोध करती रही? अरविंद केजरीवाल साहब कहां इंडिया दल समूह के साथ खिलाफ लड़ने गए, या कांग्रेस के साथ लड़ने नहीं गए? ये उत्तराखंड नहीं गए, ये गोवा नहीं गए, ये गुजरात नहीं लड़ने गए, ये मध्य प्रदेश में नहीं लड़े। सवाल इस बात का ना। और इंडिया दल समूह का जब का गठन किया गया था उसमें बात क्या कही गई थी कि जिस राज्य में जो दल बेहतर रहेगा उसके नेतृत्व में चुनाव आ जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि आप अपने सहयोगी दलों को कोई महत्व ही न दे। कोई नहीं कह रहा है कि आप दिल्ली में डीएमके को भी सीट दीजिए, कोई नहीं कह रहा है कि कोई आपसे कि आप अन्य किसी दल को के साथ दीजिए जो इंडिया दल समूह के साथ है। लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी तो वही है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ बहुत बड़ा मत समूह है, लेकिन एक परसेप्शन बनाने के लिए इंडिया दल समूह का आना, अगर आप इंडिया दल समूह के सदस्यों को लेकर चलते तो उसमें कोई खराबी थोड़ी थी। अरविंद केजरीवाल का अतिरिक्त आत्मविश्वास उनको ले डूबा और इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और कांग्रेस जब मैदान में थी, कांग्रेस ने केवल हमारे ख्याल से कस्तूरबा नगर एक कंस्टिट्यूंसी में नियरेस्ट राइवल है, बाकी तो सब जगह तीसरे चौथे नंबर पर है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। यह जो आत्मविश्वास हरियाणा में कांग्रेस ने दिखलाया उसका नुकसान उसको हुआ, जो अतिरिक्त आत्मविश्वास छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिखलाया उसका नुकसान हुआ, कांग्रेस में जो मध्य प्रदेश में दिखलाया उसका उसको नुकसान हुआ। आज एक परसेप्शन की जरूरत है। आम जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य मतदाता है, उसको एक संदेश देने की आवश्यकता है कि पूरा का पूरा विपक्ष वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये दल है। आप गैर भाजपा राजनीति भी करेंगे और भाषा और शैली आपकी कांग्रेस की तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरह ही रहेगी, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है ना। मैं इस चुनाव को मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नए राज्य में अपना झंडा गाड़ा, लेकिन जहां तक विचारधारा का सवाल है, कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी भी सत्ता में रहती तो विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की ही है। वैचारिक के स्थान पे आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ी किसी मुद्दे पर। वो हमेशा उसी विचारधारा के साथ बहुसंख्यक राजनीति करती रही जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने संगठन की जरूरत मजबूत करने की आवश्यकता है और लगातार संघर्ष में रहने की आवश्यकता है।
जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस का संगठन इस एक संघर्ष के मोड में नहीं आएगा तो राजनीतिक माहौल बनाने के बावजूद आपको चुनावी लाभ नहीं मिल पाएगा। चुनावी लाभ मिलेगा उस दल को जो हम मजबूत हो, अन्यथा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए यह आवश्यक है कि आप चुनाव को भी मजबूती से लड़ें और अपने एजेंडे को भी लोगों के बीच में मजबूती के साथ लेके जाएं। ये इसी चुनाव में क्या हुआ, सही बात है कि जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को मजबूती के साथ उतर जाना चाहिए था मैदान में। और जो सक्रियता वो चुनाव प्रचार खत्म होते होते उन्होंने दिखाई है, वो चुनाव घोषणा के बाद साथ लगातार, या उसके पहले से ही जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो कांग्रेस को मैदान में उतरना चाहिए था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का चुनाव हारना गैर भाजपा राजनीति का कमजोर होना नहीं है। ये जरूर है कि गैर भाजपा राजनीति के लिए जो आचार की कांग्रेस बना रही है, उसको अपनी सक्रियता और सांगठनिक मजबूती और तेज करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर सोच विचार करने की जरूरत है। अनिल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं सबको? आप बहुत मुखरता से ये कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, कि ये एक तरह से बी टीम की तरह ही है बीजेपी की, और कभी आपने उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं किया। अभी फिलहाल जो होता हुआ आप देख रहे हैं, क्या विचारों के स्तर की आप ये लड़ाई देख रहे हैं कि जिस तरह के सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत अरविंद केजरीवाल करते रहे तो लोगों को लगा क्यों ना मास्टर को ही वोट कर दें, या फिर एंटी इनकम्बेंसी आप देख रहे हैं? क्या आपको मुख्य मुद्दे लगते हैं जिन पर लोगों ने विश्वास करके बीजेपी को बहुमत दिया है? क्योंकि 10.5 साल से केंद्र में भी तो बीजेपी की ही सरकार है और सांसद सातों के सातों भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहां पर तो ज्यादातर चीजें केंद्र डिसाइड करता है दिल्ली में, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। एलजी के जरिए किस तरह से आम आदमी पार्टी को और यहां की सरकार को कैसे परेशान किया गया, ये भी हम सबके सामने है। लेकिन क्या जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने सत्ता हासिल की, क्या उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उन्होंने सत्ता गंवा दी? देखिए, सॉरी, मैं ये कोई रिजल्ट को जस्टिफाई करने वाले लॉजिक में विश्वास नहीं करता। रिजल्ट आज केजरीवाल हार गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने ये चुनाव जीत लिया किसी फेयर मींस से। दूसरा है क्या कि पूरा कंटेक्स्ट में देखिए, ये जो चुनाव या कोई भी चुनाव देश में हो रहा है, हम लोग जो है लिमिटेड डेमोक्रेसी के आदी हो गए हैं। हमको लगता है कि मत पत्र मतदान हो गया, उसका मत गणना हो गई और ये चुनाव हो गया। ये नहीं है। बीजेपी ने चुनाव पूरा देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। आपको ये ध्यान में नहीं आता। अभी आप सोचिए कि आप लोग सब बहस ये कर रहे हैं कि केजरीवाल को 2% का वोट का फर्क है, सिर्फ 2%। 43.78 है आम आदमी पार्टी का और 45.74 है इसका, क्या कहते हैं, बीजेपी का, और 6 पॉइंट समथिंग है कांग्रेस का। कांग्रेस को अभी बाजू में रखते हैं। ये 2% का वोट है। और जैसा जयशंकर जी ने कहा कि ऐसे कैसे इतना सीट जीत गया, वो एक मुद्दा है जो सेफोलॉजिस्ट बता सकते हैं, क्योंकि हमारा मैथ उतना मजबूत नहीं है कि मैं ये जोड़ घटाव कर सकूं। इसीलिए उसको आप बाजू में रखिए। लेकिन आप देखिए कि कुंभ में नहा रहा है प्रधानमंत्री, उसका फोटो दिन भर चल रहा है, उसी दिन उसका विज्ञापन फ्रंट पेज पे छपता है। कोई चुनाव 2014 के पहले किसी की हिम्मत थी कि इस तरह से चुनाव के नियमों का उल्लंघन कर पाए? उसके बाद उसने कहा, राजीव कुमार ने एश्योर किया था कि बजट का उपयोग चुनाव के लिए नहीं कर पाएगी बीजेपी, और उन्होंने कहा था कि बजट में कोई दिल्ली स्पेसिफिक प्रावधान नहीं होगा, और बकायदा उसने 12 लाख वाला दिया और प्रधानमंत्री ने उसको कहा कि 12 लाख का हमने आपको सौगात दी है। और उसके बाद अमित शाह ने कहा कि जो उत्तराखंड और बिहार और इनको जो हमने पैसे दिए हैं वो इसीलिए कि पूर्वांचली जो है का तरक्की हो, मतलब उस पर वोट मांगा। बजट के नाम पर वोट मांग रहा है। कोई कायदा कानून नहीं है। ये क्या कहते हैं, वो जो पेड न्यूज है या इसमें कोई फर्क नहीं है। पूरा मीडिया एक साथ है, पूरा तंत्र उनके साथ है।
उसके बाद हम लोग डिबेट करने लगते हैं कि 2% का है या 4% का है। विचार का बात है बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी तय हो गया कि ये कांग्रेस के माथे पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलने वाला है। आप बताएं कि आम आदमी पार्टी, जिस पर मैं भरोसा कर रहा था, मुझको तो लग रहा था कि वो जीत सकते हैं, इसीलिए उनका संगठन तो बेहतर था कांग्रेस से, उसको नहीं जीतने दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना दोनों के संगठन मजबूत थे और कांग्रेस का भी है, वो भी जीत नहीं पाई। इसका मतलब संगठन और का मामला नहीं है, और इसका मतलब ये है कि जो चुनाव को प्रभावित करने वाले तरीके हैं उसमें परफेक्ट कर लिया है। इस मशीनरी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसे का कैसे उपयोग कर सकते हैं। बीजेपी किसी को चुनाव नहीं जीतने देगी। 237 पार्टियां यूएसएसआर में चुनाव लड़ती हैं और वो 89% वोट आता है पुतिन को। वहां वो पुतिन भी बोलता है कि लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र, लिमिटेड लोकतंत्र में अगर आपको जीना है और वोट डाल रहा है, इसको अगर लोकतंत्र आप समझती हैं, तो मैं समझता हूं कि तब हम लोगों को चुनाव पर डिबेट करने का कोई मतलब नहीं हमारे लिए। हमको यह है कि क्या चुनाव के सारे नियम पालन हुए, नहीं हुए, किसके पक्ष में चुनाव आए और काम किया। एक भी चिट्ठी, एक जहरीला वाला बोल दिया, उस समय भी मैंने कहा कि वो एक बोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे कितने मतलब मतलब क्या कहेंगे, जिसको आप कहेंगे बहुत ही बदजुबानी वाली चीजें बीजेपी के नेताओं ने की, लेकिन कोई चिट्ठी किसी को सुना आपने कि गया। उस चुनाव आयोग की ऐसी ताकत है कि चुनाव आयोग को हिम्मत नहीं आज तक हुई कि अमित शाह और मोदी को चिट्ठी भेज सके। उसको पता ही नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री का निवास कहाँ है। उसने इसीलिए जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। शिकायत प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ थी, तो उसने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जेठ का नाम नहीं लेते हैं ये महिलाएं, जो उनका भैंसुर हमारे यहाँ बोलते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं। वैसे ही उसकी हालत है कि बीजेपी मतलब के बड़ शीर्षस्थ नेताओं का नाम लेने में राजीव कुमार को हिम्मत नहीं होती। हम लोग क्या है, हम लोग गोदी मीडिया जैसा डिबेट करने लगते हैं कि 2% का है या 4% का है। अब आ जाइए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिलेशनशिप के बारे में जी। ये जो है, ये जब केजरीवाल निकले, मतलब केजरीवाल के पर अटैक हुआ, जब उनको जेल ले जाने का जो भी हुआ, उसके खिलाफ में इंडिया गठबंधन को ले करके पूरी ताकत से कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही। इससे आपने, इसको कोई मामूली चीज है जी। केजरीवाल का क्या रिकॉर्ड रहा, गोवा, गुजरात, वहां कौन सा स्टेट था इसका, उन्होंने सब जगह चुनाव जाकर के लड़ा। उस समय उनको लग नहीं रहा था। और अनिल जी, एक बात मैं ऐड कर रही हूं आपकी बात में कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और जब उनकी पत्नी, उन्होंने जब रामलीला मैदान में जब वो रैली की, तो सोनिया गांधी खुद पहुंची थी वहां पर और वहां उनके साथ वो बैठी हुई वहां पर वो नजर आई मजबूती से। और आप जब चुनावों की बात हुई आई तो आपने सीधे तौर पर कह दिया कि हमारी गलती थी लोकसभा में करना और अब हम अकेले लड़ेंगे। तो आपने तो एक तरह का अहंकार दिखाया। नहीं, मैं उस पर भी आरोप लगाना नहीं चाहता, मैं पूरा स्ट्रक्चर की बात करना चाहता। मैं आपको बोलता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ कि एनजीओ स्टाइल पॉलिटिक्स से भी आप हरा नहीं सकते। केजरीवाल के जैसा ये जो लाभार्थी वाला वर्ग है, उसको तो सबसे पहले उन्होंने पैदा किया कि बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, दवाई फ्री दे देंगे, ये सब उन्होंने शुरू किया। इसका मतलब कि लड़ाई वहां नहीं है। उस लड़ाई जो लोग ये समझ रहे हैं कि 2500 के बदले 4000 दे देंगे, इससे लड़ाई आप नहीं जीत सकते। लोकतंत्र कहीं और फंस गया है। और ये लोकतंत्र की लड़ाई जो विचारधारा की लड़ाई है, और उसमें कौन है मुख्य जो है किरदार कौन है, वो आरएसएस है। वो आरएसएस आपका संगठन नहीं होगा। ये इतनी संगठन की बात हम लोग कर रहे हैं, जयशंकर जी ने कहा, सबने कहा, संगठन किसके पास है? किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट आरएसएस के पास। और उसके बाद वो सच में है कि कार्यकर्ता जैसे ही ज्वाइन करता है कोई भी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, किसी कांग्रेस, सब उसका पहला उद्देश्य ये होता है कि हम कॉर्पोरेटर बनेंगे कि नहीं। कॉर्पोरेटर नहीं बनेंगे तो कहीं क्या कहते हैं, कौन पोस्ट हमको मिल रहा है, वो जो है। इसके लिए तो माइनॉरिटी सेल से लेकर के विमेन सेल, SC ST सेल, OBC सेल, कितना सेल बनाया है पार्टियों ने, क्योंकि नेताओं को कहीं कहीं जगह दे दें। ये पॉलिटिक्स आप नहीं लड़ सकते।
और तीसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, ये जो लड़ाई थी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ है दिल्ली में, उस पर हम लोग को देखना चाहिए कि जो फाइट सोशल जस्टिस और जो क्या कहते हैं जिसको हम लेफ्ट कह सकते हैं कि गरीबी और अमीरी की खाई और समाज में जो गैर बराबरी है जाति और के नाम पर, वो दूसरा है क्या कि जो शोषण है दलित और अल्पसंख्यकों के साथ, वो इसकी एक बड़ी लड़ाई अगर मतलब राहुल गांधी ने कम से कम उसको रखा था, उस लड़ाई को मत नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कॉर्पोरेट के खिलाफ क्लियर कट, केजरीवाल जैसा और ये बाकी के तरह नहीं रहा कि कोई एम्बिग्विटी है, ये वो उसको ट्रैक्शन नहीं मिला। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस लड़ाई की जरूरत है, वो न इंटेलेक्चुअल लड़ रहा है न कोई संगठन लड़ रहा है। ये विचार जो हैं हवा में नहीं पैदा लेते हैं, विचारों को आपको जमीन पर लाना पड़ेगा। ये नहीं हो पाया। ये डिबैकल मैं नहीं मानता कि ये डिबैकल कांग्रेस ने क्यों 6% आ गया। कांग्रेस का ये डिबैकल नहीं है, ये कांग्रेस की पराजय नहीं है, ये पराजय है उन विचारों की पराजय इसमें दिखती है। और क्या केजरीवाल इन विचारों को लेकर लड़ना चाहते हैं? नहीं। अभी उनका मैंने, आप जब चला रही थी उस समय मैंने उनका स्टेटमेंट आ गया है, वो मैंने देखा। वो क्या उन्होंने एक लाइन बीजेपी के खिलाफ नहीं कहा, हिंदुत्व के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे और बधाई वगैरह, जो जनता को बधाई, फलां को बधाई, सबको बधाई, और आप अच्छे से काम करेंगे। ये एकदम रूटीन स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि कोई उनके पास विजन नहीं है आरएसएस और बीजेपी कंबाइन से फाइट करने की। और ये भी तय हुआ कि इतना प्रयास के बाद भी इतना एक संगठित ताकत चुनाव के सामने थी जो उसी जीत सकती थी, ऐसा मेरा अंदाजा था, जो मैंने पहले भी कहा। वो अंदाजा खत्म हुआ। इसका मतलब कि बात कहीं और है। अब ये तो कांग्रेस जैसा नहीं था कि एजेंट 17C फॉर्म लिया नहीं, या 17C फॉर्म का क्या किया। वो तो 17C फॉर्म को भी पूरा अपलोड कर दिया और उसके बाद सब कुछ कर दिया। उसके बाद भी अगर चुनाव हार गए आप इतनी ताकत के बाद, लेकिन 2% का दिया। ये एक चीज क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी कंबाइन को उतनी दिया, एक टक्कर दी, सांगठनिक टक्कर जरूर दी। क्या कहते हैं केजरीवाल ने, और 43% प्लस जो है वोट लेकर के आ गए। ये एक बड़ी जीत है। कम से कम एक चुनाव आयोग को तो जरूर उन्होंने उनकी ये किया है, मतलब उनको एक मतलब पराजय उनकी जरूर दिखलाई है। इतना मानना होगा, ये क्रेडिट है। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला, ये भी पता चल गया, क्योंकि आप अंत में मतलब दुगुने की सीट से के फासले पर खड़े हो गए, आधे सीट पर आ गए। तो ये इसका मतलब कि ये सब नहीं, इसका मतलब ये है कि बड़ी लड़ाई है। इसमें कोई मतलब नहीं है इसका कि क्या कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। और ट्राई मत करिए, एक चीज मैं आप सबको वार्न करता हूं कि मतलब इस डेंजर की तरह लीजिए। इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, क्यों जीत गया। अरे जीत गया, साफ जीत गया। डुबकी लगा रहा है प्रधानमंत्री। अब आपको कितना छोटा, आपको कितना, हम लोग देखिए कितना हम ये हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं कि लोकतंत्र की जो बेसिक चीजें हैं उसको भी हम लोगों ने छोड़ दिया कि ठीक है भाई चुनाव मतदान करने दिया ना, नाम काट लिया, क्या कहते हैं बूथ पर लोगों को आने नहीं दिया, उसके बाद सब तरह के कुकर्म कर लिया। मिल्कीपुर में या इसके पहले रामपुर में क्या हालत बना रखी। देखिए कि आज मुसलमान, मैं कहूंगा मुसलमानों को भी कि वो जो है वो दिया वोट, इन लोगों ने दिया। कहाँ दिया, क्या कहते हैं इतना % था, आया क्या कांग्रेस को नहीं दिया। और ये जो है मानता हूं मैं, दलित मुसलमान इन दोनों को वोट करना चाहिए था। इस कीमत पर भी केजरीवाल हारना चाहिए था, क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल फाइट है, जो सोशल ये क्या कहते हैं जस्टिस का और सेकुलरिज्म का, वो दिखना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस को इसमें मदद नहीं की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उनको ऑर्गेनाइज करने में, दलित और मुसलमान इनको ऑर्गेनाइज करने में खत्म हो गए, फेल किया है। दूसरा कि आप जो है ये लाभार्थी में आप सिटीजन को बना दिया। इस पर चुनाव होने वाला है। कांग्रेस, आप याद कीजिए, जयशंकर जी तो
उसके बड़े जो योद्धा रहे हैं, आपातकाल के विरोध में लोगों ने मत देकर हरा दिया इंदिरा गांधी को। उसमें ये थोड़े मुद्दा था कि क्या कहते हैं 2500 दे रहे हो कि 200 दे रहे हो। 20 सूत्री कार्यक्रम में तो ढेर सारा चीज, बासगीत जमीन का पर्चा से लेकर के सब बांट रहा था। गांव-गांव में जमीनें दी जा रही थी दलितों को। उसके बाद क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन वगैरह सब इंदिरा गांधी के समय में था। लेकिन वो सब करके भी, और इंदिरा आवास योजना, ये सारी की चीजों के बाद भी लोगों ने हराया सिर्फ एक इश्यू पे कि लोकतंत्र जो है उनका गला घोंटा आपने। और उसके पहले कोई ताकत नहीं थी विपक्ष की। 74 के पहले उनका आंकड़े उखाड़ के देख लीजिए। उसके पहले राष्ट्रवाद की बात करेंगी, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। दुनिया जानती थी कि कैसे उन्होंने अमेरिका के ये दिखा दिया, उसकी औकात दिखा दी और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। राष्ट्रवाद और ये जो लाभार्थी आप जिसको कहते हैं, इसके बाद भी इंदिरा गांधी हार गई सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगा कि लोकतंत्र बचाना है। आज हम बार बार बात करने के अंत में उसी पे आ जाते हैं। सिटीजन को जब तक सिटीजन नहीं हिंदुस्तान में आप ये के रूप में खड़ा करिएगा, कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। हम लोग जस्टिफाई नहीं करें कि जीत गया। जीत कैसे गया? अरे ये कोई तरीका है क्या? बजट का इस्तेमाल करो। मतलब देखिए कैलेंडर, बजट भी उस समय आएगा, बजट का इस्तेमाल भी होगा, उसके बाद उसी समय कुंभ भी होगा, उसके बाद क्या कहते हैं सब कुछ होगा और सबका इस्तेमाल चलेगा। हर जगह उन्हीं का फोटो रहेगा। हर पत्रकार में से 4 में से 3.5 पत्रकार जो है वो बीजेपी के गीत गाएगा चैनलों पर बैठ करके। और उसके बाद 2 और एक्स्ट्रा जो है, जो हमारे यहाँ कहते थे बोरो प्लेयर, बोरोड को बोलते थे बोरो प्लेयर, तो वो बोरोड जो है वो इंटेलेक्चुअल बन करके आरएसएस का ध्वजधारी सब वो आकर के बैठेगा चैनल पे, सुबह से शाम तक बताएगा कि कैसे राहुल गांधी उल्लू है और कांग्रेस कैसे जो है सब ये है, क्या कहते हैं, देशद्रोही है। तो उसके बाद आप चाहती हैं क्या कि उसके बाद भी चुनाव उसको फेयर कहेंगे हम अनइवन ये है, प्लेइंग फील्ड है। जो वादा था है कॉन्स्टिट्यूशन से, चुनाव आयोग को जो मैंडेट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करना, उसको बनाना। दूसरा कि क्या कहते हैं जो हक है उसका, मत देने वालों को कोई उससे वंचित ना हो। ये दोनों में से फेल हुआ है। हारी ये बीजेपी नहीं जीती है, राजीव कुमार जीते हैं, चुनाव आयोग हारा है, लोकतंत्र हारा है, केजरीवाल नहीं हारा है। और ये गलती केजरीवाल जो जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी उसने, उसका कम से कम कर, मैं उनका सबसे बड़ा विरोधी हूं, लेकिन ये लड़ाई उसने टक्कर दी, इसके लिए उसको बधाई दीजिए। और कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। बेवजह कांग्रेस का 6% वोट में जो 4.5% से ऊपर उसको वोट था पिछली बार, उसके बाद 6 पॉइंट समथिंग यहाँ इस बार वोट आया है। 2% भी वोट नहीं बढ़ा उसका, और वो 2% वोट नहीं बढ़ने के लिए 2% वोट भी जो बढ़ गया है, उससे इतना बड़ा उलटफेर थोड़ा ही हो गया है। और ऐसा तो आपने हरियाणा में भी किया, लेकिन हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इसमें आप दूसरे मतलब हारने वालों में ये मत देखिए कि हारे क्यों, जीतने वाला जीता कैसे, ये हमारा ये होना चाहिए एनालिसिस का। मतलब हम लोग क्या करने लगते हैं, जो हारा तो हारा क्यों, कांग्रेस ने मदद नहीं की, कांग्रेस खड़ी हो गई, अरे ये नहीं जीता कैसे, ये डिबेट का मुद्दा होना चाहिए। डोंट जस्टिफाई द आउटकम। वो उसको जो फाइट है, वो फाइट को रियल पर्सपेक्टिव दीजिए। लड़ाई अभी और तेज मतलब शुरू हुई है। आपको दीवार पे ठोक दिया है लोकतंत्र को। लोकतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं, उसके बारे में सवाल होना चाहिए और उसकी चिंता करनी चाहिए। ये सब में कोई दम नहीं है कि क्या कहते हैं, कांग्रेस का नेशनल पार्टी थी और उसको इतना कम सीट आया, और वो उसका तो दिल्ली में 3 बार से यही बुरा हाल है। और केजरीवाल का हारने पर भी कोई शोक मनाने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल से अच्छा काम करती थी शीला दीक्षित, ज्यादा समय से राजनीति में थी, वो भी हार गई ग्रेसफुली लिया उन्होंने। इसी तरह ये भी ग्रेसफुली लेंगे, ये मानना चाहिए। और इनका हारना जरूरी था, क्योंकि जो है इनको भी बहुत वहम होने लगा था अपने कुवत के बारे में। ये भी रीजनल पार्टीज को जरा पता करना चाहिए कि जहां पर 6% वोट लाया उसके और कांग्रेस के कारण हार गए। अरे 10% वोट आपका गिर गया, वो क्या चला गया कांग्रेस के पास में?
10% वोट गया, 54 के आसपास उसका वोट था, 54 पॉइंट समथिंग, मेरा जैसा याददाश्त मेरी काम करती है। और वो जो है 54 का परसेंट वोट था, अभी 44 से के पास 10% वोट आपका चला गया, और कांग्रेस 10% ला भी नहीं पाई है। तो आपका वोट किसने लिया? बीजेपी ने। कैसे लिया, इस पर बात होनी चाहिए कि क्या फेयर मीन्स से लिया, नहीं लिया। आपको ठीक से चुनाव लड़ने दिया, नहीं लिया। अरे पैसा का इतना इस्तेमाल हुआ, केजरीवाल इतना बोलते रहे, उसके कान पर जू नहीं रहेगा आयोग के कि साड़ी मट रही है, सब उसके सबूत दिए, वीडियो दिया, कहीं कोई कार्रवाई हुई क्या? और वो जो कल जो राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र के बारे में आरोप लगाया बाकी नेताओं ने, वो आप देख सकती हैं कि चुनाव क्या है। चुनाव पुतिन के तरह का चुनाव होना चालू हो गया है हिंदुस्तान में। चिंता हमको इसकी करनी चाहिए। अब जो और देखना चाहिए कि आरएसएस को कैसे आइडियोलॉजिकल फाइट दे सकते हैं। बिल्कुल, इस बात की चिंता होनी चाहिए और इस बात का जिक्र हमने किया, लगातार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग, खासतौर पर चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं, उनका किस तरह का पूरा रवैया, या वो किस तरह से एक पार्टी के साथ मिलकर उनको जीत की सौगात एक के बाद एक दे रहे हैं। इस तरह के तमाम इल्जाम विपक्ष की पार्टियां लगाती रही हैं, उस सबूतों के साथ लगाती रही हैं। कल राहुल गांधी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उससे पहले न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो वकील हैं, जो इसको लेकर काम कर रहे हैं, वो भी लगातार प्रूफ के साथ ये साबित करते रहे कि चुनावी धांधली कितने बड़े पैमाने पर हो रही है और कैसे एक नए तरीके का एक कह सकते हैं कि फॉर्मूला चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है कि जनता जो चाहे सोचती रहे, जो चाहे करे, लेकिन हमें अगर चुनाव जीतना है तो हम जीत ही लेंगे। यहां तो फिर भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं आसपास भी आएगी और वहां भी उसने सरकार बना ली। ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। लेकिन सुनील शुक्ला जी, अब आप दिल्ली हारने के बाद राष्ट्रीय राजनीति और दिल्ली की राजनीति को किधर जाता हुआ देख रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष के हवाले से? जो बात अनिल जी कह रहे थे कि राजनीति किधर ले जाई जा रही है, चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, तटस्थ हो रहा है, पहला सवाल। और दूसरी चीज कि गैर भाजपा राजनीतिक दलों में जो एकता की स्थिति है, एक साथ बने रहने की स्थिति है, वो कहां? आज तो स्थिति यह हो गई कि कांग्रेस के ही अकेली पार्टी दिखाई पड़ती है जो गैर भाजपा राजनीति करती हुई दिखती है, चाहे वो विचारधारा के आधार पे हो और चाहे सड़क पे हो। अन्य दलों के साथ